मैं 10th में 2 बार फेल हुआ हूँ सर, और 12th में मुझे 42% मार्क है। 42% को मेडिकल को एडमिशन नहीं मिलता। ये जो नेचर है उसको मुझे काम करवाना था आगे जाके, तो इसलिए मुझे 42 भी है तो चल जा, इसको शायद ढकेल दिया होगा। मैं अपने लिए कुछ करूँ तो मुझे बहुत ज्यादा आनंद मिलेगा, लेकिन जब मैं आपके लिए कुछ करूँ, आपकी आंखों में, आपके चेहरे पे अगर मुस्कुराहट आती है तो मुझे समाधान मिलता है। आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, या आप ऐसे करो, इसके बजाय अगर आप ऐसे करते हो, किसी की सेवा करते हो, तो वही प्रार्थना है, वही नमाज है, वही इबादत है, वही प्रेयर है। तो वहां पे अंदर जाके करने की जरूरत नहीं, आप कहीं भी जाके बस सेवा करिए। छठा बोर्ड भी होता है जो किसी काम का नहीं होता, उसका कुछ नहीं यूज कर सकते। तो अभी जिन लोगों को आप भिखारी बोलते हैं, जो ये हमारे भिक्षुकरी लोग है, ये भी हमारा छठा है, लेकिन ये हमारे बॉडी का पार्ट है ना सर। आप ऋतिक रोशन को देखिए, मैं बोलने ही वाला था अभी कि ऋतिक रोशन के पास भी है, उसके पास पैसा कम है क्या? वो अपना बॉडी का पार्ट नहीं निकालना चाहते। यस ट्रू। दिस इज द सिक्स्थ फिंगर ऑफ आवर सोसाइटी। हम भी नहीं उनको तोड़ना चाहते, कट करना चाहते, लेकिन वो किसी यूज के भी नहीं है। तो मैं उन लोगों को किसी के या खुद के यूज के लिए, वो अपने आप के लिए एटलीस्ट जिए। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के पास गए फर्स्ट टाइम कि आई एम सो एंड सो, मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ, एंड ये लोग तो शॉक नहीं होते आपको देख के कि यार ये ऐसा कैसा है? हम जब हेल्प मांगते पूरा सोसाइटी हमें करता नहीं, और यहाँ पे सामने से एक इंसान एक आ रहा है जो हमें हेल्प करना चाहते हैं, तो कभी शक की नजर से आपको देखे हुए? So hello everyone and welcome to one more episode of Detox with Dr. Kapil. आज हम सब बहुत लकी है, ऑनर्ड है, प्रिविलेज्ड है कि हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, डॉक्टर अभिजीत सोनावने, जिनको प्यार से लोग बेगर डॉक्टर बोलते हैं पुणे में। लेकिन क्या इनके पीछे क्या स्टोरी है, ये क्यों बेगर्स का ख्याल रखते हैं, कैसे ख्याल रखते हैं, कैसे इन्हें रिहैबिलिटेट करते हैं, ये सब आंसर्स जानने के लिए प्लीज वॉच दिस एपिसोड ओनली ऑन डिटॉक्स विद डॉक्टर कपिल। हेलो एवरीवन एंड वेलकम आप सभी लोगों को ये एपिसोड डिटॉक्स विद डॉक्टर कपिल। मैं यूजुअली जब मेरे पॉडकास्ट पे जब गेस्ट आते हैं, मैं बहुत लाउड रहता हूँ, चेहरे पे स्माइल, जान ऐसे रहता है, लेकिन आज सर पहली बार ऐसा है कि मेरा आवाज थोड़ा लो सा है, बिकॉज इतना रिस्पेक्ट और ह्यूमिलिटी सर आपके लिए। रियली डॉक्टर अभिजीत सोनावने जी, रियली थैंक यू सो मच कि आप टाइम निकाल के मेरे ये पॉडकास्ट पे आए। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि टुडे वी आर इन ग्रेट कंपनी। डॉक्टर अभिजीत सोनावने जो है, पुणे सर्कल्स में इनको बोला जाता है इज अ बेगर डॉक्टर। क्या है ये रियलिटी, ये मैं आज के पॉडकास्ट के में इसके द्वारा मुझे जानना है। वेलकम सर टू माय पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच सर मैं आपको सच एक बात बताता हूँ, मैं जब मेरा पॉडकास्ट जब शुरू किया था तो मैं अलग अलग डॉक्टर्स का रिसर्च करता था कि यार कौन सा डॉक्टर ऐसा है जो अपना मेडिसिन, अपना प्रैक्टिस छोड़ के कुछ और किया है। जब मैं गूगल सर्च कर रहा था, इट वॉज एक्चुअली माई वाइफ। वो मुझे एक बार बुलाया, अरे कपिल जल्दी इधर आओ यार, ये देखो यार ये ऐसे एक बेगर डॉक्टर है। तो मैं शॉक हो गया, मैं बोला व्हाट, बेगर डॉक्टर? तब जाके मैं आया और मैं आपका जब प्रोफाइल पढ़ा ऑनलाइन, आपका वेबसाइट, दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैं तुरंत फोन लेके मैं आपको फोन किया डायरेक्टली, सोनावने साहब थैंक यू सो मच करके, मैं आई एम सो ये ह्यूमिलिटी है मेरे अंदर की यार, मैं आपसे मैं बात कर सकता हूँ करके। मेरे दर्शकों के लिए एंड इवन फॉर मी, अगर मैं आपको बोलूं कि आप 2 मिनट का आपका एक बायोग्राफी बता सकते हो, एक इंट्रोडक्शन बता सकते हो, तो आप कैसे बताओगे? बिल्कुल सर। पहले तो मैं कपिल सर आपको बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हुआ एज अ सोसाइटी मेंबर, बिकॉज ही इज द डॉक्टर, ही इज अ लंग ट्रांसप्लांट सर्जन। मतलब हम जो सांस लेते हैं, ये जो डॉक्टर है, ये किसी मरते हुए बंदे की सांस दूसरे बंदे को दे देते हैं। सो आई एम थैंकफुल टू यू सर एज अ सोसाइटी मेंबर कि इतने बड़े इंसान के साथ मेरी इतनी पात्रता नहीं है। तो बड़प्पन है कि मुझे उन्होंने बुलाया, बट ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा दिस इज आई एम फॉर्चुनेट कि इनके साथ मैं बैठा हूँ और ये मेरे बारे में बोल रहे हैं। बट दिस इज हिज काइंडनेस एंड दिस इज हिज ग्रेटनेस।
मेरा नाम है डॉक्टर अभिजीत सोनावने और मैं भीख मांगने वाले लोगों के साथ उठता हूँ, बैठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ। खाता हूँ पीता हूँ मतलब मेरे घर का टिफिन नहीं लेके जाता मैं। तो उनको जो भीख में मिलता है मैं वहीं पे उन्हीं के साथ, वो जो भीख में मिलता है मैं वहीं पे उनके साथ खाता हूँ और उनको मेडिकल सर्विस देता हूँ। मेरी मोटरसाइकिल पे एक 200-250 किलो का पूरा सामान होता है जो मैं मोटरसाइकिल पे लेके जाता हूँ। वो लोग जहाँ पे बैठे हैं, वो चाहे टॉयलेट के बाजू में हो या उकीरडा बोलते हैं हमारे मराठी में। आई एम अ मराठी पर्सन बेसिकली, तो उकीरडा बोलते हैं। टॉयलेट का है या उकीरडा है या और कोई भी चीज है जहाँ पे लोग भीख मांगते हैं, मैं उन्हीं के साथ वहीं पे जाके बैठता हूँ, उठता हूँ, खाता हूँ, उनको मेडिकल सर्विसेज देता हूँ। मेडिकल सर्विसेज देते देते मेडिकल सर्विस देना ये मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव नहीं है। मैं मेडिकल सर्विसेज देते देते इन लोगों के दिल में अंदर जाने की, दिल के अंदर झांकने की कोशिश करता हूँ। यू नो, एज अ डॉक्टर कि हम लोग वी आर ब्लेस्ड कि हम एक छोटी सी, अगर कोई सर्दी की बात भी करता है तो हम उसको बहुत सारे अंदर, बहुत उसके फैमिली के अंदर हम घुस सकते हैं एज अ डॉक्टर। तो मैं मेडिसिन देते देते, उनसे बात करते करते उनके दिल के अंदर झांकने की कोशिश करता हूँ। व्हाई दे आर बेगिंग, वो क्यों भीख मांग रहे हैं? सच में भीख मांगने की जरूरत है या कोई फोर्स कर रहा है उनको भीख मांगने के लिए या और कुछ? तो ये सभी चीजें मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ और उसमें फिर मुझे पता चल जाता है कि इज अ रियल नीडी बेगर यार। इसको अगर भीख नहीं मांगी इसने तो मर जाएगा ये। लेकिन उसी के साथ में मुझे कई लोग ऐसे मिल जाते हैं कि दे आर द प्रोफेशनल बेगर्स। ओके, हाँ, ये लोग, इनको काम नहीं करना है, इनको कोई कोई कुछ करना नहीं, इनको सिर्फ इजी में नहीं चाहिए। इसके लिए ये अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ पे आए हैं। तो ये बाइफर्केशन उनके साथ बैठने के बाद, उनके साथ डिस्कस करने के बाद पता चल जाता है। तो फिर मैं ऑटोमेटिकली दो ग्रुप बनाता हूँ, ही इज अ रियल नीडी बेगर एंड दे आर प्रोफेशनल। Okay. तो उनके साथ फिर बैठ के जो फिर नीडी बेगर्स है उनको मैं हाथ देता हूँ कि चाचा, काका, मामा, मामी, दादा, वट एवर, जो भी हमारे घर में जो रिलेशनशिप होती है मैं उनके साथ रिलेशनशिप बनाता हूँ। और उस रिलेशनशिप बनाने के बाद मैं उनको बोलता हूँ कि चाचा, काका, मामा, मामी, दादी, आप कुछ काम धंधा करो, कुछ भीख मत मांगो। आप मेरी दादी हो, आप एक डॉक्टर की दादी हो, आप मेरी माँ हो, एक डॉक्टर की माँ हो, मैं आपका बच्चा हूँ बाबा, मैं आपका बेटा, आप मुझे बेटा बोलते हैं, तो आप एक डॉक्टर के आप पिताजी। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरा बाप भीख मांग रहा है, मेरी माँ भीख मांग रही है, मेरी दादी भीख मांग रही है। तो बोलते बेटा काम करना है लेकिन हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं। वो अपने गैप्स बताते हैं। तो आई एम ट्राइंग टू फिल दैट गैप्स कि ये जो जिनको 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 कुछ 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 चीजों की जरूरत है, मैं एज अ बेटा, नॉट एज अ डॉक्टर। मैं उनके लिए डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, इनको बेटा हूँ, मैं उनका पोता हूँ, मैं उनका काका हूँ, चाचा हूँ, मामा हूँ, और वो भी मेरे लिए काका, मामा, चाचा, वो सब रिलेशनशिप है। तो वो जो गैप्स जो है उनको एक ह्यूमन बीइंग बनने में, लोग भिखारी बोलते हैं, मैं भिखारी वर्ड यूज नहीं करता, मैं मराठी में भिक्षेकरी वर्ड यूज करता हूँ, या फिर हिंदी में अगर हम बोले तो याचक मैं वर्ड यूज करता हूँ। भिखारी मेरे लिए गाली है। तो और मेरे बाप को, मेरी माँ को कोई भिखारी बोले वो मुझ पे गाली है, क्योंकि वो मेरे माँ है, वो मेरी बाप है, दादा है, दादी है, कोई उनको भिखारी बोले तो मुझे लगता है कि एज ए डॉक्टर मेरे लिए वो गाली है। और मैं मेरे बाप को भिखारी नहीं बोल सकता, या कोई अगर दूसरा कोई बोले तो मैं वो सुन नहीं सकता, सुन नहीं पाता हूँ। बट अगर सुनना नहीं है तुमको, देन यू शुड डू समथिंग फॉर योर पेरेंट्स। करेक्ट। आपको अगर आपके बाप को कोई भिखारी ना बोले तो आपको कुछ करना चाहिए। करेक्ट। तो ऑन दैट बेसिस मैं उन लोगों को कुछ ऐसी ऐसी चीजें देने की कोशिश करता हूँ, वो जो गैप्स है मैं वो फिल करने की कोशिश करता हूँ ताकि वो लोग कुछ काम कर सके। एंड आई एम ट्राइंग टू मेक देम not as a beggars, but I'm trying to make them as entrepreneurs. परफेक्ट, ब्यूटीफुल। आपने तो अब इतना नोबल काम सर आप कर रहे हो। मुझे एक चीज जो बहुत अच्छा लगा जो आप बोल रहे थे कि एज डॉक्टर्स कभी हमारे पास जब पेशेंट आते हैं सिंपल सिंपल चीजें हैं, तो ये एबिलिटी है हम में, हमारी हिस्ट्री टेकिंग से, यू नो, उनके बाद में अंदर झांकना, क्या है सोशल प्रॉब्लम है, इमोशनल है, बहुत सारी चीजें। एंड कभी कभी वो हम हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम कितना डीप घुसना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप बहुत ब्रिलियंट काम कर रहे हो कि आप ऐसे, जैसे हम बोलते हैं ना, शाहरुख खान जैसा, जैसा हाथ ऐसा फैला के सबको अपनी रिश्तेदारी में कन्वर्ट कर रहे हो। ये बहुत ग्रेट चीज है सर जो आप कर रहे हो। मैं ये काम आप जो कर रहे हो सर, लगभग कितने सालों से आप कर रहे हो?
मैंने सर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था ओके and my salary was 5 lakh rupees. Not salary, but my overall income was 5 lakh rupees per month. वाव ओके ऐसे मैंने 12 साल पैसे कमाए, लेकिन उसके पहले मेरे पैरों में जूता नहीं था, मेरे पैरों में चप्पल नहीं थी। मेरा जो पैंट है, मेरे पिताजी मोटे हैं थोड़े से, मैं भी अभी बाप बन गया हूँ तो अभी मैं ये समझता हूँ, उस वक्त नहीं समझा, लेकिन मेरे बाप को, माय रियल फादर, मेरे बाप को भी कुछ ऐसी तकलीफें थी जो बेटे के लिए कुछ कर नहीं कर पाया। वो सिचुएशन थी, इट वाज इन 1998 और 1999। ओके तो मेरे बाप ने मुझे कुछ नहीं दे पाए, एंड आई वाज वेरी एंग्री ऑन माय फादर। यार तुम बाप हो, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। एज अ बेटा मैंने उनको बोला, और जब मैं बाप बन गया तब मुझे पता चलता है कि बाप बनना क्या चीज होती है। हाँ? लेकिन मैं अपने बाप को नहीं समझ पाया, उनके बारे में नहीं मैं ये कर पाया। तो जो मुझे चीजें उस वक्त चाहिए थी, मेरे फादर मेरे को मुझे ना दे सके वो, और फिर मैं उनकी पैंट जो है मैं अल्टर करके पहनता था। यहाँ पे ऐसी सिलाई होती थी, उनके शर्ट जो होते थे वो मैं शर्ट पहनता था। मेरे पैर में, हम जो सर टॉयलेट के बाहर हम जो स्लीपर रखते हैं, हाँ, जो हवाई चल चप्पल रही जो है हवाई चप्पल, करेक्ट लेकिन जो भी मुझे बाकी लोगों को मालूम नहीं, लेकिन मेरे घर में जब वो चप्पल जब घिस जाती, जब उसका तलवा नहीं होता ना, करेक्ट तब उस चप्पल को कोई नई चप्पल हम बाथरूम के बाहर, टॉयलेट के बाहर नहीं रखते, जो फेंकने के लायक है ऐसी चप्पल एटलीस्ट मेरे घर में करेक्ट टॉयलेट के बाहर रखी होती थी। तो वो चप्पल पहन के मैं जाता था बाहर। इतना भी मतलब मेरे पास कुछ ये नहीं था। ऐसे सिचुएशन में मुझे भीख मांगने वाले बाबा ने 1 नहीं 2 साल मुझे हेल्प किया। अच्छा यस, तो उन्होंने मुझे कुछ हेल्प किया था। वो हेल्प, उनको जो भीख में खाना मिलता था वो मुझे देते थे, उनको जो भीख में पैसा मिलता था वो मुझे देते थे, उनको जो भी मिलता था, कपड़ा मिलता था, शर्ट मिलता था, वो शर्ट अगर कोई मिलता था ऐसा 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 करके देखते थे, यार बेटा ये शर्ट तेरे को होगा यार, पहन के देखना तू। गॉड ब्लेस हिम गॉड यस, ब्लेस हिम तो मैं वो शर्ट पहनता था और मैं वो शर्ट पहन के जाता था। तो एक डॉक्टर को, और उस वक्त मेरे पास डिग्री थी, जी एज ए डॉक्टर मेरे पास डिग्री थी, लेकिन आप तो जानते हैं सर, एक डिग्री का कागज लेके कुछ नहीं होता कुछ है नहीं यार। आई एग्री हाँ, बस एक कुछ डिग्री का बस कागज, वो कागज ही है बस वो कागज ही होता है। जब तक उसको कहीं पे इम्प्लीमेंट हम ना करें, वो एक कागज ही होता है। तो मेरे पास डिग्री का कागज था, लेकिन मेरे पास, आपको तभी उस डिग्री का फायदा होता है जब आपके पास पैसा होता है, जब आपके पास कुछ बैठने के लिए जगह होती है, कुर्सी होती है, और मेरे पास कुछ नहीं था। ऐसे सिचुएशन में मैं बहुत डिप्रेशन में था। उस वक्त मुझे बाबा ने ऐसी कुछ चीजें दे दी जो एक इंसान को जो जीने के लिए जो चीजें लगती है, उन्होंने मुझे खाना दिया, कपड़ा दिया। उनको भीख में कभी शूज मिलते थे, चप्पल मिलती थी। उनको एक बार शूज मिला था, मेरे साइज का नहीं था वो, लेकिन फिर भी मैंने वो पहना। बहुत वो मोटा था एक्चुअली, तो मैंने उसके अंदर वो कॉटन डाला, थोड़ा सा कपड़े का ये डाला, और मैं, मुझे लगा यार कैसे तो फिट करा दिया लगा कैसा तो फिट करे, मुझे लगा यार साला साफ बन गया मैं। शूज में पैर डालने के बाद कैसे लगता है, मुझे उस बाबा ने बताया। सो इट वाज नॉट दैट इजी डेज फॉर मी। मैं एक चप्पल पहनने वाला, एक स्लीपर पहनने वाला बंदा, लेकिन एक भीख मांगने वाले बाबा ने मुझे एहसास दिलाया कि शूज में पैर डालने के बाद कितना सुकून आता है, कितना अच्छा लगता है। वो उस बाबा ने मुझे बताया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये खाना पीना जो चीज है वो जीने के लिए रखते हैं। आप तो लंग ट्रांसप्लांट सर्जन है, आपको सांसों की बहुत ज्यादा जानकारी, हम लोगों से भी ज्यादा। लेकिन ना जीने के लिए ना एक सांस तो लगती है, लेकिन जीने के लिए एक ना डिग्निटी भी लगती है जो सांसों के बराबर होती है। तो उस डिग्निटी जगाने के लिए उस बाबा ने जो भी मांग रहे थे, लेकिन जिनको लोग बोलते हैं कि इसको डिग्निटी नहीं है, ये साला क्या है, ये भीख मांग रहा है साला, लोग बोलते हैं। फिर उस बाबा ने डिग्निटी क्या होती है मुझे सिखाया, डिग्निटी क्या होती है मुझे बताया। वो मुझे हमेशा पूछते थे कि व्हाट इज अ कैरेक्टर एंड व्हाट इज अ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या है मुझे बताओ। ही वॉज वेल एजुकेटेड एक्चुअली, एंड उनके 2-3 होटल्स थे कर्नाटका में, 5 स्टार होटल थे, लेकिन उनके बेटे ने, उनके भाई ने उनको प्रॉपर्टी कुछ ये करके अपने नाम पे करके उनको घर से बाहर निकाला था। बट ही वॉज वेल एजुकेटेड। ऐसे हादसा हो गया बेचारों के साथ, वेल एजुकेटेड लेकिन एंड
वो वहां पे आए थे। तो ना मुझे मेरा एक बहुत अच्छा सा रिलेशनशिप उनके साथ बना था। वो मुझमें एक खोया हुआ उनका बेटा ढूंढ रहे थे और मुझे सभी लोग थे मेरे पास भी, लेकिन फिर भी कोई उस सिचुएशन में नहीं था कि मुझे हेल्प करे। तो मैं ऑटोमेटिकली उस बाबा को मेरा बाबा मानने लगा। करेक्ट। और वो मुझे बेटा मानने लगे। तो ना ये सब चीजें जो है वो देते ही थे, लेकिन उससे बहुत ज्यादा बड़ी जो चीज होती है, जो एक मैं डिप्रेशन में जा रहा था, मैं एक रोड छोड़ के चला के जा रहा था। तो उस रोड मतलब मुझे ऐसे कान पकड़ के कभी प्यार से उन्होंने उस रोड से मुझे एक ट्रैक पे लाया। उन्होंने मुझे एक बार पूछा था कि ये पर्सनैलिटी क्या होती है बेटा। तो मैंने पर्सनैलिटी क्या होती है, मेरा शर्ट है, मेरी पैंट है, मेरी चप्पल है, ये शूज है आप ही ने दिया है, ये मेरा ये जो मैं दिख रहा हूँ दिस इज माई पर्सनैलिटी। तो बोले बेटा कैरेक्टर क्या होता है। तो अभी कैरेक्टर का स्पेलिंग भी नहीं आता था समझ। तो कैरेक्टर क्या होता है मुझे नहीं मालूम बाबा। मेरे को आप इतना बताओ बाबा कि पैसा कमाना है मेरे को, कैसे कमाऊं पैसा। उस वक्त उसी चीज की बहुत जरूरत थी। उस बाबा ने मुझे पैसा कैसे कमाना है कभी जिंदगी में नहीं बताया। लेकिन ये बार बार ऐसे कुछ मुझे लगता था पागल है यार ये बाबा, मैं पूछता क्या हूँ ये बताता क्या है। अभी मैं बोल रहा हूँ कि यार पैसा कैसे कमाना है, तो बोल रहा है पर्सनैलिटी क्या है। अभी मैंने बोल दिया पर्सनैलिटी क्या है, मेरा चप्पल है, ये पूछते कैरेक्टर क्या है। फिर वो पूछता है यार कैरेक्टर क्या है। अब कैरेक्टर का तो स्पेलिंग भी मुझे आता नहीं है। मैंने बोला यार बाबा बताओ ना, तुम भी क्या ना बताओ, तुम कैरेक्टर मतलब क्या है। तो जो चीज उस वक्त मुझे बाबा ने बोली थी वो मैंने जहन में रखी है सर। उस वक्त मुझे पता नहीं चली, उसके बाद मुझे जैसे जैसे जिंदगी का मैं मजे लेते गया तब मुझे पता चली। इतनी सिंपल चीज में उन्होंने पर्सनैलिटी और कैरेक्टर के बारे में बताया। मुझे नहीं लगता कि इसके पहले किसी ने बताया होगा, या इसके और 100 साल के बाद कोई बताएगा। मैं आपको जरूर बताऊंगा। मैं तो वही ईगरली अवेट कर रहा हूँ कि आप हमें बता दें क्या है। जल्दी से नहीं बता रहा हूँ। ना बताइए सर क्या तो डिफरेंस है? उन्होंने मुझे बोला कि पर्सनैलिटी और कैरेक्टर का मतलब क्या है कि जब आपको पूरी दुनिया दिखती है तब आप जैसे चलते हो, उठते हो, बैठते हो, बात करते हो, बिहेव करते हो, जब सब लोग आपको देख रहे हैं उस समय आप कैसे चलते हो, उठते हो, बैठते हो, खाते हो, पीते हो, बात करते हो, जो भी करते हो, दैट इज योर पर्सनैलिटी। लेकिन जब आपको कोई नहीं देख रहा होता है, अच्छा, द रियल जब पर्सन। आपको कोई देख नहीं रहा होता है, तब आप उस समय कैसे चलते हो, उठते हो, खाते हो, पीते हो और कैसे बिहेव करते हो, दैट इज योर कैरेक्टर। वाह, वंडरफुल। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मुझे उन्होंने बताई और मुझे उस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए मदद की। एंड लेकिन एक चीज जो है यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए वो बाबा जिधर भी है, थैंक यू सो मच, बिकॉज आपने एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस किया है डॉक्टर सोनावने के लाइफ में, और उस टाइम पे किया जब उनके सबसे ज्यादा जरूरत थी। आपका एक एक्ट ऑफ काइंडनेस के कारण देखिए कि आप इसे मल्टीप्लाई करके फैला रहे हो। सो ये मुझे समझ में आता है कि ये काइंडनेस के लिए ना आपको पैसे की जरूरत नहीं, इट जस्ट डिपेंड। जैसे आपने बोला कैरेक्टर है आपका कि ये हो गया, कोई देख नहीं रहा। अभी वो बेचारे वो बाबा को तो कोई आके देख नहीं रहा है, कोई सोसाइटी स्क्रूटिनी नहीं कर रहा है, कोई रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। वो टाइम पे किया जब उनके पास कुछ था नहीं। सो आई थिंक ये उनका जो ट्रू कैरेक्टर बाहर है। एंड थैंक यू सो मच कि आज हमारे पास एक हीरा है यहाँ पे स्टूडियो में। दूसरा चीज मैं आपको एक बोलना चाहता हूँ कि एंड आई एम थैंकफुल टू यू फॉर मेंशनिंग दिस, कि वो टाइम पे आपके लाइफ में आपने बोला 5 lakhs पर मंथ आप कमा रहे थे, तो दिस इज ह्यूज मनी। आप अगर देखोगे तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है ये सोच भी नहीं सकते कि इतना पैसा मिल रहा है। आज तक हमेशा हम लोग जो है, हमें एटलीस्ट मेरे भी यही मेंटालिटी है टू सर्टेन एक्सटेंट की मनी विल बाय हैप्पीनेस। ये था मेरे मन में भी ऐसी था कि आपके पास पैसे आ गए तो सब कुछ है। बट आई थिंक आपका स्टोरी ने प्रूफ किया है कि कहां ना कहां मनी इज नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस। इसके पीछे बहुत कुछ चीजें और जाता है, बहुत सारी चीजें। तो फिर ये स्टोरी से इंस्पायर होके आपने आपका खुद का एक ट्रस्ट भी खोला है जिसका नाम है सोहम ट्रस्ट। आप उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहो तो। सर उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो शायद नहीं बतानी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं जानबूझ के नहीं, मेरे पॉडकास्ट में सब बताना चाहिए, ऐसा कोई आप दिल पे मत रखिए, सब नहीं, बताइए। तो मैं जानबूझ के सब चीजें बताना चाहता हूँ।
तो हर कोई बच्चा होता है जब वो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एट नाइन 10 12 में होता है, उसका यस एक ना एक टारगेट होता है, यार मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, एडवोकेट बनूं, जज बनूं, या आज के समय में कोई मैं आईटी इंजीनियर बनूं, ऐसा। तो जब मैं सेवेंथ या एट्थ या नाइन्थ में था, तब मेरा जो माहौल था, मेरा जो कंपनी था, हम्म एक अलग टाइप का वो कंपनी था मेरे दोस्तों का। हम्म और उस समय ना मुझे एक शार्प शूटर बनना था। शार्प शूटर शार्प शूटर ये मुझे, तो वेरी यस, डिफरेंट थिंकिंग है आपका मुझे, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो जो बॉम्बे में जो XYZ नाम के जो लोग हैं, मेरा टारगेट था कि मैं कभी उनको मिलूं, ओके मैं कभी उनके टीम में, अभी टीम इज नॉट अ गुड वर्ड एक्चुअली फॉर देम, उनकी टोली जो होती है, उस टोली में मैं कभी तो चला जाऊं। करेक्ट मैं बहुत सारे पिक्चर देखता था स्कूल बंक करके। मैं 10th में 2 बार फेल हुआ हूँ सर, और 12th में मुझे 42% मार्क है। ओके 42% को आप तो जानते हैं, आपको बहुत सारे मार्क होंगे। 42% को मेडिकल को एडमिशन नहीं मिलता। करेक्ट बट ये जो नेचर है, उसको मुझे काम करवाना था आगे जाके, तो इसलिए मुझे 42 भी है तो चल जा, इसको शायद ढकेल दिया होगा। बट ओवरऑल मुझे ना शार्प शूटर बनना था। मुझे ऐसा लगता था सर, मैं बहुत सारे पिक्चर देखता, मैं बच्चन का डायहार्ड फैन हूँ, एंड थैंकफुली बच्चन ने मुझे एक बार बुलाया भी था। अच्छा रियली यस यस यस, वाह कौन बनेगा करोड़पति के सेट में बुलाया था। उन्होंने बोला यार ये सच में कोई करता है या कुछ ये करता है, तो मुझे उन्होंने बुलाया, वो बात अलग है। तो मैं बच्चन का डायहार्ड फैन हूँ। मुझे ऐसे लगता था मैं चलूँ ऐसे, टॉक 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 शूज की आवाज आएगी और मैं ऐसे बाजार में चलूंगा, और यहाँ के सब पूरे सभी लोग अपना दरवाजा बंद करेंगे और बोलेंगे यार अभिजीत भाई आया, अभिजीत भाई आया, अभिजीत भाई आया, मतलब भाई मतलब वो अलग करेक्ट और मुझे लोग सभी डरे, ये मेरा सपना था। लेकिन ना कुछ चीजें ऐसे हो गई, कुछ बातें ऐसे हो गई, कुछ सरकमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि मेरी लाइफ में सिंधुताई सबका ला गई। एज अ मदर, एज अ माई मॉम, प्रकाश जी आमटे आ गए। गाड़गे बाबा, जिनको मैं भगवान मानता हूँ, Wow. वो तो मुझे नहीं मिले, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं उनसे मिलूं, लेकिन उनकी जो बुक्स है वो मेरे जहन में आ गए। और फिर मुझे उस समय मुझे पता लगा कि बुलेट का चेन ऐसे डालने में ज्यादा अक्कल नहीं लगती, स्टेथोस्कोप ऐसे डालने में ज्यादा अक्कल लगती है। वैल्यू ज्यादा है वैल्यू ज्यादा है, Correct. बुलेट के चेन में वैल्यू नहीं है। करेक्ट फर्स्ट, सेकेंडली, तुमको कोई देख के डरता है, इसमें भी ज्यादा वैल्यू नहीं। तुमको देख के किसी को लगता है यार मेरा भाई आ गया, अभिजीत भाई आ गया, और डरो तो वो बात अलग है, लेकिन यार मेरे भाई आ गए, कोई मेरा सगा आ गया, करेक्ट इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस है। करेक्ट 100% अग्रीड अगर अगर आपको किसी को ढकेलना है सर, एज अ डॉक्टर यू कैन नो, यू आपको मालूम है, किसी को धक्का देने के किसी को धक्का दे के ढकेलने में, गिराने में ज्यादा ताकत नहीं लगती सर, लेकिन जो गिरा हुआ है उसको हाथ दे के उठाने में बहुत ज्यादा ताकत लगती है। करेक्ट तो जो गिराता है वो हीरो नहीं होता, जो उठाता है जो उठाता है वो हीरो होता है। करेक्ट आई एग्री तो ये सब चीजें जो है, मैं उनसे ऑटोमेटिकली सीखता गया। मैं मराठी हूँ, हमारे घर में ऐसा एक ये होता है, तिलक लगाते हैं, अष्टगंध बोलते हैं उसको, या चंदन बोलते हैं उसको। अगर ना चंदन उस अष्टगंध की इसमें अगर आप ऐसी उंगलियां डाल के अगर मैं आपको लगाऊं माथे पे आपके, तो मेरी उंगलियां सुगंधी हो जाती है एक्चुअली। तो मैं आपके लिए कुछ करूं, अगर मुझे सुगंधी बनना है, अगर मुझे एज अ क्या बोलते हैं सुगंधी को, मुझे नहीं मालूम क्या वर्ड है, लेकिन अगर मुझे सुगंधी बनना है तो मुझे आपके माथे पे तिलक लगाना होगा। तो ये हमारे मराठी में एक वर्ड है, आनंद और समाधान। जब हम खुद के लिए कुछ करते हैं ना सर, तब आनंद मिलता है, बहुत ज्यादा आनंद मिलता है। मैं अपने लिए कुछ करूं तो मुझे बहुत ज्यादा आनंद मिलेगा, लेकिन जब मैं आपके लिए कुछ करूं, आपके आंखों में, आपके चेहरे पे अगर मुस्कुराहट आती है, तो मुझे समाधान मिलता है। करेक्ट सो आनंद इज डिफरेंट एंड समाधान इज डिफरेंट। तो इस सोच की वजह से मैंने इन लोगों के लिए काम शुरू किया। आनंद तो मैंने बहुत ले लिया था सर। मैं महाराष्ट्र का पूरा हेड था, माई सैलरी वॉज 5 लाख रुपीज। आनंद तो बहुत ले लिया मैंने, फिर भी मैं हैप्पी नहीं था। यही मैं आपको पूछ रहा था कि वो मनी इज नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस। करेक्ट हैप्पीनेस, हम जब खुद के लिए कुछ करते हैं ना, तब वो हैप्पी नहीं होते।
मैं ना मंदिर मस्जिद में जब लोग जाते हैं तब मैं उनको बोलता हूँ कि आपने अंदर जाके क्या किया। तो कोई मंदिर में जाता है, मैं बोलता हूँ आपने क्या किया, तो बोलते हैं मैंने प्रार्थना की। मस्जिद दरगाह के अंदर कोई जाता है तो मैं उनको पूछता हूँ कि भाई साहब, चाचा जी, आपने अंदर जाके क्या किया, तो बोलते मैंने हमने इबादत की, हमने नमाज पढ़ी है। कोई चर्च के अंदर जाता तो बोलता है दीदी आपने अंदर जाके क्या किया था, ये अपने अंदर थी, तो बोलती प्रेयर किया। तो मैं पूछता हूँ आपने प्रेयर किया है मतलब क्या किया, तो बोलती मेरी बेटी बहुत बीमार है, ये है वो है, मेरे को खुद को बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो मैंने ये मांगा वो मांगा। जो इबादत करते हो, जो नमाज पढ़ते हैं, मैं उनको बोलता हूँ चाचा आपने क्या अंदर मांगा, इबादत में क्या मांगा, नमाज में क्या मांगा, तो बोलते धंधा बहुत कम है यार, धंधे में कुछ ये नहीं है वो नहीं है, वो मैंने अपने अल्लाह से मांगा। जो प्रार्थना करते लोग हमारे जो मराठी है, मैं उनको पूछता हूँ दादा काका चाचा माम अपने अंदर जाके क्या किया, तो बोलते हैं कुछ नहीं यार, बेटा पढ़ता नहीं है, बेटी पढ़ती नहीं है, उसको अच्छे भारत मिले, बाहर चल, तो वो जाके मांगा भगवान वो से, जाके करेक्ट। मैंने वो अपने जाके मांग लिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जब ये चीजें आप जब खुद के लिए मांगते हो तो ये लाचारी है। जब हम खुद के लिए कुछ मांगते हैं वो लाचारी है। अगर हम दूसरे के लिए कुछ मांगते हैं वो प्रार्थना है, वो इबादत है, वो नमाज है, वो प्रेयर है। करेक्ट। अगर आप देखेंगे प्रेयर के लिए हाथ ऐसे किया जाता है, नमाज के लिए हाथ ऐसे किया जाता है, प्रार्थना के लिए हाथ ऐसे किया जाता है। और सेवा के लिए हाथ जब हम कुछ लेते हैं और हाथ एकदम ऐसे, सेवा करते करेक्ट। हैं तो ये हाथ इज इक्वल टू प्रार्थना, इज इक्वल टू इबादत, इज इक्वल टू नमाज एंड इज इक्वल टू प्रार्थना, प्रेयर। आप ऐसे करो, आप ऐसे करो या आप ऐसे करो, इसके बजाय अगर आप ऐसे करते हो, किसी की सेवा करते हो, वंडरफुल पुट, वंडरफुल। तो वही है, वही है, वही प्रार्थना है, वही नमाज है, वही इबादत है, वही प्रेयर है। तो वहां पे अंदर जाके करने की जरूरत नहीं, आप कहीं भी जाके बस सेवा करिए, वो सेवा ही आपकी प्रार्थना हो जाती है, इबादत होती है, नमाज होता है और प्रेयर भी होती है। तो ये मुझे इस तरह से प्रेयर करना था, मुझे प्रार्थना करनी थी, इबादत करनी थी, नमाज करना था। इसलिए मैंने ये सोहम ट्रस्ट, सोहम मतलब अगर आप इसके फर्स्ट वर्ड्स लेंगे, SOHM, सोशल हेल्थ एंड मेडिसिन। समाज का जो हेल्थ है, हेल्थ इज नॉट मतलब एज ए डॉक्टर हेल्थ मतलब हमारा बॉडी का हेल्थ नहीं मैं बोल रहा हूँ, एज अ सोशल भी वो हो गया। करेक्ट। तो वो सोशल हेल्थ एंड मेडिसिन, मेडिसिन का मतलब भी जो हम दवा खाते हैं, जो आप दवा देते हैं, जो मैं दवा देता हूँ, बस वो सिर्फ दवा नहीं होती, एक प्यार भी तो एक दवा है सर। मतलब हमें एक इंसान को ओवरऑल एक होलिस्टिक जो हम बोलते हैं कि सब होलिस्टिक जो चीजें जो देखना है, वो Correct. वो उन लोगों को मैं दे पाऊं, उतनी मेरी औकात हो जाए, इतनी मेरी पात्रता बन जाए। इसलिए मैंने ये ट्रस्ट का शुरुआत किया एज अ टेक्निकल, और मैं 2015 से ये काम कर रहा हूँ, ये मेरा 10वां साल है। मैंने 15 अगस्त 2015 को जॉब छोड़ा है। 15 अगस्त मेरा जॉब छोड़ने का स्पेसिफिक रीजन है, 15 अगस्त को हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। तो मैं भी पैसा, पद मतलब क्या, एक पोजीशन पोजीशन, प्रतिष्ठा जो भी होती है, मुझे उससे आजाद होना था, मुझे उससे इंडिपेंडेंट होना था। बढ़िया। तो इंडिया का भी इसलिए इंडिपेंडेंस हो गया और आपका भी हो गया। और मेरा जो इंडिपेंडेंस है ये पूरा दुनिया मनाए, करेक्ट। हम सब मनाएंगे, आप हम सब मनाएंगे। दुनिया मनाए। इसलिए मैंने 15 अगस्त 2015 को जॉब छोड़ा। करेक्ट, बढ़िया। एंड इंडिया तो मेरा इंडिपेंडेंट है ही, लेकिन मैं भी ये पद, पोजीशन, पैसा, प्रतिष्ठा, ये सब चीजों से जो मेरा एक नकाब था, एक जो क्या बोलते हैं उसका मास्क था, अच्छा ये करना वो करना, वो मास्क मैंने वो सब पूरा हटा के 15 अगस्त को निकाल फेंक दिया डस्टबिन में, और मैं तब से इंडिपेंडेंट हो गया। मैं हमेशा बोलता हूँ सर कि मेरा जन्म तारीख है 1974। उस वक्त मेरी माँ ने एक बंदर को जन्म दिया था जो मैं हूँ। उसके बाद मैं पैसा, पोजीशन, प्रतिष्ठा, इसके पीछे 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 भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा, कब तक, 2015 तक। 2015 में मुझे पता चला, वो जो उस बेगर बाबा ने मुझे जो चीजें बताई थी उस जहन में आ गए, और मुझे ऐसा लगा दिल से कि नहीं यार ये सब छोड़ दो, इंसान बन जा। तब जब मैंने जॉब छोड़ा, जब इन चीजों से मैंने भागा, तब मुझे ऐसा लगता है कि एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन बीइंग, 2015 इज माय बर्थ डेट एक्चुअली। तो मैं पहले बंदर था,
इंसान में बना 2015। What? मेरा एज जो है, माय एज इज 10 इयर्स ओनली। मैं अभी जो मेरा एज है 50 है बायोलॉजिकली, बट दैट इज नॉट माय एज। मैं अभी 10 साल का हूँ सर। तो यही मेरा जो है। वंडरफुली पुट यार। अभी आई होप कि जो दर्शक जो सुन रहे, ये बहुत प्रोफाउंड वर्ड्स है, और आई होप हम सब, मैं सिर्फ आप नहीं बोल रहा हूँ, हम सब अपना अपना मास्क कभी ना कभी आपकी स्टोरी सुन के निकाले। एंड जैसे बोलते हैं कि जो ट्रू बर्थडे है, जो जन्मदिन जो बोलते हैं ना, जो ट्रू जन्मदिन है, आई होप हम सब का भी कभी ना कभी रीबर्थ हो। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। आज अगर मैं आपको अगर एक ऐसे सवाल पूछूं कि आपका डेली स्केड्यूल जब आप मैं पूछूं तो वो कैसा रहेगा, कि आप सवेरे से लेके शाम तक क्या क्या काम करते हैं, कहाँ करते हैं, आप वो जरा बता सकते हो? बिल्कुल बताऊंगा सर। अ, हम जैसे एक दूसरे को अपॉइंटमेंट देते हैं कि आप मुझे कल 12 बजे यहाँ पे मिलो, आप मुझे कल परसों 2 बजे यहाँ पे मिलो। करेक्ट। हम एक दूसरे को एक अपॉइंटमेंट देते हैं, हाँ, अपने आप में। तो इंसान ऐसे है, हमने भगवान को भी अपॉइंटमेंट देके रखा है। अगर आप देखेंगे, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप देखेंगे तो हमने सोमवार का दिन है वो शंकर भगवान के लिए अपॉइंट करके रखा है। मंगलवार का दिन जो है वो देवी के लिए रखा है। बुधवार का जो दिन है वो गणपति के लिए रखा है। गुरुवार का जो दिन है सर साईं बाबा का है, स्वामी समर्थ जी का है, गुरुदेव दत्त जी का है, और बहुत सारे हैं जो अभी नाम नहीं लूंगा मैं। फ्राइडे शुक्रवार जो है, जुम्मा जो है वो अल्लाह का है। शनिवार जो है वो शनि भगवान का होता है, या फिर मारुति का होता है, हनुमान जी का होता है। करेक्ट। और संडे जो है वो गुरुद्वारे का होता है, वो चर्च का होता है। करेक्ट। हमने दिन में डिवाइड कर दी। हमने भगवान को भी अपॉइंटमेंट देके रखे हैं सर। करेक्ट। हाँ, तो आप अगर कहीं भी सोमवार के दिन कहीं भी जाएंगे, आप किसी भी शंकर भगवान का मंदिर देखिए, वहां पे भक्तों की बहुत ज्यादा भीड़ होती है। जहां पे भक्तों की भीड़ ज्यादा होती है, वहां बाहर भीख मांगने वाले हमारी जो भिक्षेकरी जो है लोग, जो याचक लोग हैं, वहां पे भिक्षेकरी लोगों की भी भीड़ बहुत ज्यादा होती है। आप मंगलवार को किसी भी देवी का मंदिर देखिए, आप बुधवार गणपति का देखिए, आप गुरुवार साईं बाबा स्वामी समर्थ गुरुदेव दत्त जी का मंदिर देखिए, अंदर बहुत ज्यादा भीड़ होती है भक्तों की, डिवोटीज की। और उससे ज्यादा जो भीड़ होती है भिक्षेकरी लोगों की होती है। बाहर होता है। बाहर होता है, करेक्ट। मस्जिद के बाहर होता है। 1:30 या 2 बजे मेरे मुस्लिम भाई लोग अभी शायद सुन रहे होंगे तो उनको ये पता है, 1 या 2 या 3 के बीच में ना, जुम्मे के दिन मतलब शुक्रवार के दिन दरगाह मस्जिद के बाहर, दरगाह और मस्जिद में नमाज होती है। तो लोग जो है, मेरे मुस्लिम भाई जो है, वो बाहर आके ना खैरात देते हैं। खैरात मतलब जो भी अपने पॉकेट में आए वो उसको दान दे देना, दान दे जैसा। देना। करेक्ट। तो वो दान मुझे मिले, इसलिए ना बाहर भिक्षेकरियों की बहुत ज्यादा भीड़ होती है। ओके। मारुति के मंदिर के बाहर भिक्षेकरी होते हैं, अंदर भक्त होते हैं। आप किसी भी दिन या फिर आप संडे को किसी भी गुरुद्वारे के बाहर जाइए, आप किसी भी चर्च के बाहर जाइए, अंदर बहुत ज्यादा लोग प्रेयर करने के लिए आते हैं, और बाहर भिक्षुकरियों की भीड़ होती है। जब उनको मैं देखता हूँ तब यार मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भक्त होते हैं और बाहर जो भिक्षुकरी है, एक्चुअली दोनों सेम है। एक्चुअली दोनों भी सेम है। क्यों? कोई अंदर मांग रहा है, कोई बाहर मांग रहा है। मांग तो सभी रहे। मांग तो सब, आप मांग रहे हैं, मैं मांग रहा हूं, ये मांग रहा है, वो मांग रहा है। अंदर वो चाहे शंकर भगवान हो, या देवी हो, या गणपति हो, या साईं बाबा हो, या अल्लाह हो, या गुरुद्वारा हो, या चर्च, यीशु, कोई अंदर मांग रहा है, कोई बाहर मांग रहा है। मांगना तो सेम है ना। तो फिर आप इनको भक्त, जो अंदर मांगते हो उनको आप भक्त बोलते हो, जो बाहर मांगते हो उनको आप भिखारी बोलते हो। तो ये सोसाइटी ने डिस्टिंक्शन सोसाइटी ने एक लाइन मार्क किया है। तो आप है तो भक्त है, ये है तो भिखारी है। भिखारी वर्ड में यूज नहीं कर, लेकिन लोग बोलते हैं ये भिक्षक है, याचक है। तो ये जब मुझे पता चला कि अच्छा, मुझे अगर भीख मांगने वाले लोगों के साथ मिलना जुलना है, उनको एक गड्ढा अगर मुझे उनको देखना है, तो मुझे सोमवार के दिन शंकर मंदिर के बाहर मुझे जाना होगा। ओके। तो आपने वैसा पूरा मैपिंग कर दिया, पूरा टाइम टेबल मैंने पूरा टाइम टेबल करके रखा है। मंडे कौन से शंकर भगवान के मंदिर के पास जाना है, ट्यूसडे मंगलवार को देवी, बुधवार गणपति, गुरुवार साईं बाबा, शुक्रवार दरगाह मस्जिद, शनिवार को हनुमान, शनि के मंदिर के बाहर मुझे जाना है। ऐसे मेरे 60 स्पॉट है सर, 60।
60? 60। और ये 60। जितने 60 स्पॉट्स, रोज 4 स्पॉट में करता हूँ। नहीं बट ये 60 स्पॉट्स है टोटल पूना के अंदर? पूना आप पिंपरी चिंचवड अच्छा, तो 60 स्पॉट्स, वाओ। 60 स्पॉट्स है मेरे, हम्म, और रोज मैं 4 स्पॉट कवर करता हूँ। तो Okay. 15 दिन लगते हैं मुझे 60 स्पॉट कवर करने के लिए। ओके। तो रोज 4 स्पॉट जो है, मंडे अगर मुझे आपको कही तो आप बाय डिफॉल्ट बोल सकते हैं ये बंदा शंकर भगवान के मंदिर के बाद कौन से होगा ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आप बिल्कुल समझ सकते हैं। अगर आपको मुझे थर्सडे आपको मुझे जानना है कि मैं कहाँ पे हूँगा, तो आप बेझिझक कह लीजिए कि किसी भी साईं बाबा मंदिर या स्वामी समर्थ या गुरुदेव दत्त के मंदिर के बाहर होगा। अब कौन सा होगा ये उस वक्त का मेरा मैपिंग है, वो बात अलग है, लेकिन ये मेरा सिस्टम है, ये मेरा डिजाइन है, ये मेरा स्ट्रेटेजी है। ओके। तो ऐसे इस हिसाब से मैं सोमवार मंगलवार बुधवार, तो जो भी भगवान के डेज जो है जो हमने बांट के रखे हैं वहां पे मेरे लोग रहते हैं, तो मैं उन लोगों को मिलता हूँ। और ऐसे 1100 लोग मेरे पास है सर। 1100? यस सर, 1100 जो मेरे पास, जिनका प्रोफाइल मैंने लिख के रखा है टेक्निकली एज अ ट्रस्ट। वो प्यार की बात अलग होती है, वो सब चीजें अलग होती है, लेकिन एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ लीगल एंटिटी, आई हैव टू टेक देयर प्रोफाइल। तो ऐसे 1100 लोगों का प्रोफाइल मेरे पास है, और 1100 लोग जो है वो 1100 लोग मुझसे ट्रीटमेंट लेते हैं। उन्हीं 1100 में से लोग कभी काम करते हैं, कभी एजुकेशन लेते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन ऐसे 1100 लोग हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये 1100 लोग नहीं, तो ये मेरे 1100 लोगों की फैमिली है। हाँ, जो अभी रोड पे रह रही है। करेक्ट। एंड इट्स अ गिल्ट फॉर मी एक्चुअली कि वो मेरे माँ है, मेरे बाप है, जैसे मैंने पहले भी बोला। तो ये मेरा फैमिली पूरा घर के बाहर रहता है, और मैं उन लोगों को घर दिलवाना चाहता हूँ। घर मतलब ये शेल्टर मतलब घर नहीं होता। उनको एक मैं सिक्योरिटी देना चाहता हूँ, उनको एक मैं ह्यूमन बीइंग बनाना चाहता हूँ। वो तो अभी हमारे ये आप एज ए डॉक्टर आपने देखा होगा, ये छठा बोर्ड भी होता है जो किसी काम का नहीं होता। एग्जैक्टली। उसका कुछ नहीं यूज कर सकते। यस। तो अभी जिन लोगों को आप भिखारी बोलते हैं, जो जो ये हमारे भिक्षुकरी लोग है, ये भी हमारा छठा है, लेकिन ये हमारे बॉडी का पार्ट है ना सर। इसको तो हमने काट के नहीं, जिसको भी है हम उसने कभी मैंने तो नहीं मैंने बहुत सारे मेरे दोस्त देखे जिसको ये छठा उंगली है, बट कभी निकाले नहीं, बिकॉज वो तो निकाला अल्टीमेटली बॉडी के प्लास्टिक पार्ट है। सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी नहीं की। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे सर, बहुत पैसा उनके पास। करेक्ट। आप ऋतिक रोशन को देखिए, मैं बोलने ही वाला था अभी कि ऋतिक रोशन के पास भी है। उसके पास पैसा कम है क्या? नहीं यार, of वो course. अपना बॉडी का पार्ट नहीं निकालना Yes, चाहते। yes, true. दिस इज अ सिक्स्थ फिंगर ऑफ आवर सोसाइटी। हम भी नहीं उनको तोड़ना चाहते, कट करना चाहते, लेकिन वो किसी यूज के भी नहीं है। तो मैं उन लोगों को किसी के या खुद के यूज के लिए, वो अपने आप के लिए एटलीस्ट जिए। और आप देखते होंगे सर कि इंडिया का पॉपुलेशन ये है, आप सर्च करिए या आपको पेपर में आएगा या आप कहीं भी सर्च। आई एम वेरी 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 नॉट हैप्पी एक्चुअली नॉट कि इंडिया के पॉपुलेशन में इनका नंबर नहीं है सर। तो सेंसस जब होता है उसमें इनका नंबर नहीं है सर, बिकॉज इनका कोई परमानेंट रेसिडेंस नहीं इसके लिए। इनके पास सर ये नहीं होता, डॉक्यूमेंट्स, आधार ऐसे। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता। ओह। हाँ तो सर, जिसका जन्म ही नहीं हुआ है वो मरेगा भी कैसे? यू गॉट माय पॉइंट सर। उनका इस धरती पे टेक्निकली एज ऑन पेपर उनका जन्म ही नहीं हुआ है, तो मरते हैं। तो वो जन्म होने के बाद उनको बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिलता, मरने के बाद उनको डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलता। सो दिस इज द सिक्स्थ फिंगर, जो किसी के काम का नहीं है। जो जो हमारे अभी इलेक्शन आ रहे हैं, दे डोंट हैव एनी वोटिंग राइट। तो बेसिकली आप बोल रहे हो कि आधार दे कार्ड, डोंट हैव आइडेंटिटी। नो दे डोंट हैव आइडेंटिटी एज अ ह्यूमन बीइंग। वो कुत्ते को हम काउंट करते हैं, उन लोगों का हम काउंट नहीं करते सर। पॉपुलेशन में उनका नंबर नहीं है सर। वो बहुत सारे लोग हैं जो हमारे एज अ सिक्स फिंगर जी रहे, मतलब एक कुत्ता भी तो जीता ही है सर, एक सुअर भी तो जीता ही है सर। उसको कहीं ना कहीं से खाना मिल ही जाता है, ठीक उसी तरह से वो भी तो जी रहे, बट दे आर नॉट काउंटिंग एज अ ह्यूमन बीइंग। और इसके लिए आपने जो बोला, आपका मेन जो सवाल था सोशल हेल्थ एंड मेडिसिन, तो ये सोशल हेल्थ एंड मेडिसिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि इन जो जिनको हम जानवर समझते हैं ऐसे लोगों को मैं यहाँ पे लेके आऊं, एंड दे शुड बिकम अ ह्यूमन बीइंग।
तो इसलिए ये ट्रस्ट का I ऑर्गेनाइजेशन think किया है। time for us as a society to introspect about this, because सही बात बोलो तो देखिए, याचक, आई विल नॉट यूज द वर्ड बेगर या तो भिखारी जैसे है, ये याचक जो है, आप जहां पे आप कोई भी शहर में जाओ, चाहे वो टियर 1 टियर 2 कहां पे भी हो इंडिया में, ये कहां ना कहां तो मिलते ही है। लेकिन सही बात बोलो तो मैं आपके ये कॉन्वर्जेशन के पहले कभी ये समझा भी नहीं कि इनकी कोई मतलब आइडेंटिटी नहीं है, मतलब ये सब दीस आर ऑल रियली सोशल प्रॉब्लम्स, और बिकॉज आप इनके साथ जुड़े हुए हो करके शायद से आप ये सब इतनी डिटेल में जानते हो। सर मैं बस पूछना चाहता हूँ कि एज अ डॉक्टर, जो आपने बोला कि 1100 याचक है, आपके स्केड्यूल है, आपके पास आपका रिकॉर्ड है, कभी ऐसे हुआ है कि आप जब इनको अप्रोच, सी बिकॉज ये लोग है, दे आर नॉट यूज टू काइंडनेस, दे आर नॉट यूज टू लव, वो जो मांगते हैं कुछ मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, उनका वैसा शायद से एटीट्यूड हो गया है, जिंदगी ने यही सिखाया उनको। सही बात है। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के पास गए फर्स्ट टाइम कि आई एम सो एंड सो, मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ, एंड ये लोग तो शॉक नहीं होते आपको देख के कि यार ये ऐसा कैसा है, हम जब हेल्प मांगते हैं पूरा सोसाइटी हमें करता नहीं है, और यहाँ पे सामने से एक इंसान एक आ रहा है जो हमें हेल्प करना चाहते हैं, तो कभी शक की नजर से आपको देखे हुए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैंने 2015 में अपना जॉब छोड़ा और मुझे ये लगता था कि एक भीख मांगने वाले बाबा ने मुझे हेल्प किया, देन आई शुड रीपे, मुझे इन लोगों को रिटर्न करना चाहिए। तो इसलिए मैं रिटर्न करने के लिए जब गया, तब मुझे देखा मैंने कि हमने भगवान को डेज में बांट के रखा है, मुझे यहाँ पे ये लोग मिलेंगे, वहां पे ये लोग मिलेंगे, ये तो मैंने आपको बताया अभी। तो उस फैशन से जब मैं उन लोगों के पास जाने लगा, उसके पहले जब मैं ये काम करता था सर, उसके पहले मैं ना एक रेड लाइट एरिया में काम करता था अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। मतलब एक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सेक्स वर्कर्स का रिहेबिलिटेशन के लिए काम कर रही थी, और मैं वहां पे जॉब करता था। तो मेरा जॉब का प्रोफाइल ये था कि मैं रेड लाइट एरिया में घूमूं, जो भी मेरी ताई है, जो भी मेरी दीदी है जो सेक्स वर्क करती है, मैं उसको जाके मिलूं, मैं उसको जाके कन्विंस करूं कि तेरे बेटे को, बच्चे को एजुकेशन दिलवा दे, और तू ये काम धंधा छोड़ दे, अगर करना है तो सेफली करिए, वगैरह वगैरह, ये सब में। तो मैं ना ये 3 साल काम करता था इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आने के पहले। गॉट इट। 3 साल में मैं पूरे रेड लाइट एरिया में घूमता था, तो दूर से लोग देते यार ये तो हमेशा अंदर, अच्छा, उनमें शक आ गया कि ये क्या कर रहा है। ओके, ये गॉट तो इट। यार साला हमेशा अंदर रहता है, इसकी तो हर लड़की से पहचान है, कहीं किसी के भी अंदर घुस जाता है। दे आर माई मदर्स, दे वेयर माई सिस्टर्स, और ये, लेकिन ये दूर से देखने, मेरे एक दोस्त ने बताया था कि आप किसी बार के अंदर जाके दूध भी पियो तो लोग बाहर से सोचते कि अंदर जाके दारू पी रहे। करेक्ट। हाँ, तो सेम मैं रेड लाइट एरिया में घूमता था, मेरा रीजन अलग था, मेरा मोटो अलग था, मेरा ऑब्जेक्टिव अलग था, लेकिन दूर से लोग देखते यार ये तो साला, ये तो इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। तो जब इन लोगों के साथ काम करना शुरू कर दिया, तो बहुत सारे लोग जो मुझे देखते थे रेड लाइट एरिया में, उन लोगों ने मेरे भीख मांगने वाले लोगों को बताया यार ये तो एजेंट है। ऐसा? हाँ, ये तो एजेंट है यार, बेसिकली गलतफहमी एकदम यस, प्रोपोगेट यस, कर दी है। ओके। ये तो एजेंट है यार, ये लड़कियां बॉम्बे में बेचता है जाके, इसको साले को बहुत सारा पैसा मिलता है, ये किसी कहीं पे जॉब कर रहा था, उसको मालूम है इसमें ज्यादा पैसा है, और तेरी बेटी को, तेरी बीवी को, तेरी किसी को उठाएगा, अच्छे से बात करेगा, इससे बात मत करियो, ये साले तेरी बीवी को उठाएगा, बाहर जाके कहीं बेच देगा। तो ये मेरे बारे में एक बहुत पहला एक ये था फर्स्ट। सेकेंडली, इनको इतना नॉलेज नहीं है। मैं जब भी इनको एज ए डॉक्टर, आप भी किसी का अगर डायग्नोसिस करना है तो फिजिकली डायग्नोसिस हो जाता है, लेकिन उसके बाद कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है, ब्लड yes. टेस्ट होते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन होता है। तो मुझे इनके बारे में कुछ पता नहीं था। तो मैं भी इनके ब्लड टेस्ट, एक लैब वाले के साथ हमने एक टाइप किया था, मैंने बोला इनका हम ब्लड लेंगे और टेस्ट होगा, किसको क्या है पता चलेगा मुझे। तो हमने इतना सबका 263 cc ब्लड निकाला, ये किया। तो बाद में जब मैं 4 दिन के बाद वहां पे गया, तब बोले यार तुमने हमारा ब्लड ले लिया है और तुम वो अमेरिका वालों को बेचते हो ब्लड हमारा। मैंने बोला मैंने आपका इतना सा ब्लड लिया, वो आपका कौन ब्लड खरीदेगा? तो बोले 100 लोगों का इतना करके तो
8-10 लीटर तो हुआ होगा ना तेरे पास। तो सब लोगों का हमारा ब्लड तू बेचता है, वहां पे तू पैसा कमाता है और हमको XYZ बनाता है। इस तरीके से बात बात फैल गया एकदम बात तो ना, वो मुझे आने ही नहीं देते अपने पास। एक बात। दूसरी बात, किसी को आंखों को दिखता नहीं था तो मैं बोलता था चलो हम हॉस्पिटल में जाएंगे। हम मैं तो आई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मैं तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नहीं हूँ, तो चलो किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते, आंखें चेक करवाते हैं और अगर जरूरत पड़े तो ऑपरेशन भी करवा लेते। तो ना, डॉक्टर्स आर ब्लेस्ड, बट डॉक्टर की तरफ देखने का एक नजरिया भी आजकल थोड़ा सा बदल गया है। तो लोगों को लगता था कि मैं इसको लेके जाऊंगा, मैं तो एक डॉक्टर हूँ, ये साला अंदर जाके इसका एनेस्थेशिया देके, मतलब भूल देके इसका किडनी निकाल लेगा और बेचेगा। नहीं तो कौन अपना काम छोड़ के यहाँ पे आता है भीख मांगने वाले लोगों की। तो ये सर मेरे साथ 3 साल रहा। लोग मेरे ऊपर थूकते थे, लोग मुझे चप्पल लेके दूर से भागते, तू यहाँ मत आ, तू उधर जा, यहाँ मत आ रहा। तो लोग मुझे, मेरे ऊपर मावा गुटखा जो होता है ऐसे लिटरली ऐसे मुंह पे शर्ट पे थूकते थे। चप्पल लेके कोई मारता था मुझे, कोई काठी फेंक के मारता था मुझे कि तू यहाँ मत आ, मेरी बीवी को तू यार बहलाएगा फुसलाएगा, यहाँ मत आ तू, यार मेरा खून लेके तू बेचेगा, मेरा किडनी निकालेगा तू। तो इस सोच से मैं 3 साल, मतलब 2015 में मैंने जॉब छोड़ा उन लोगों के लिए। मेरा 5 लाख का जो है वो सब मैंने छोड़ा। 2018 तक मैं खुद भिखारी बन गया सर। ना मेरे पास जॉब था, मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास कोई अल्टरनेट नहीं था कि मैं कुछ पैसा कमाऊं और अपनी खुद की फैमिली को सरवाइव करूं। तो 2018 में लिटरली ये बात थी कि मैं खुद कटोरा लेके मेरे दोस्तों के पास गया, यार मेरा ये हफ्ता नहीं गया, आज वो हफ्ता मेरा नहीं गया, ये नहीं गया। तो और मेरे दोस्तों ने या घर वालों ने मेरी हेल्प की। तो 2018 में मैं सच में एक भिखारी ही बन गया था। 10-50 या जो भी आप जैसे मेरे दोस्त है जो नजदीक है, मैं उनको बोलता था यार मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो मतलब कहने की बात मेरी ये है कि जिन लोगों के लिए मैंने छोड़ा था ये सब कुछ, उन लोगों ने मुझे मेरे मुंह पे थूका, उन लोगों ने मुझे जूते मारे, उन लोगों ने मुझे काटी फेंक के मारी। ऐसे एक नहीं दो नहीं सर, 3 साल ये बहुत बड़ी, बहुत 365 × 3, ये बहुत सारे 1000 मोर देन 1000 डेज तक मैं ये सहता रहा सर। और फिर उस वक्त ऐसे लगा यार मैंने गलती कर दी, नहीं जॉब छोड़ना चाहिए था मुझे, हाँ जॉब करके मुझे करना चाहिए था। लेकिन वो एक कुछ अंदर से आया था तो मैंने जॉब छोड़ दिया। और उस वक्त मेरी बीवी डॉक्टर मनीषा थी, उसने बोले यार कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, हमको क्या लगता है, कितना लगता है। तो उसने पेपर पे ऐसे बनाया कि हमको क्या लगता है, मतलब जो बहुत जरूरी चीज है और बाकी की जो चीजें है, यार तेरा पैसा जो तू कमाता था 5 लाख रुपए, ये तो सब अपनी चैन की चीजें जो होती है उस पे हम जाते थे। 5 स्टार में खाना है, पिक्चर दिन में हफ्ते में 4 बार पिक्चर। अभी वो कॉलम ही निकल गया है। वो अगर निकाल देंगे इतना जो है, जो लगता है उतना तो यार मैं कमाती हूँ ना। करेक्ट, गॉट इट। तो ये हमने क्रॉस कर दिया। और ये हमने क्या लगता है खाने, शर्ट पैंट तो रोज नहीं लगता, एक बार लिया तो साल भर 2 साल जाता है। अभी जो मैंने शर्ट लिया 5 साल पुरानी शर्ट है। तो रोज क्या लगता है उतना तो यार मैं डॉक्टर हूँ, उतना तो कमाती हूँ ना मैं। ये जो तेरा पैसा जो है ना, ये सब चैन वाली चीजों को जाता है, तो इसको हम काट देते हैं। ये जब काटा हमने तो इतनी जो चीजें वो इतनी सी थी, इतनी सी जरूरत थी। हमने लिस्ट इतना बड़ा बनाया था, लेकिन वो जो लिस्ट था वो मॉल में जाके ये लेना है, इसमें जाके वो सब आपने निकाल दिया। निकाल दिया। तो बस जो जरूरत वाली जो चीज है वो इतनी बची, इतनी तो मेरी बीवी कमाती है। और फिर वो लाइफ फिर मेरा सेटल हो गया। यार इतना ही तो लगता है, इतना ही तो लगता है, और इतना तो बीवी कमाती है। हमारे मराठी में बोलते हैं कि घर का कर्ता पुरुष, हाँ मराठी में बोलते हैं कि घर का कर्ता पुरुष, घर का कर्ता पुरुष जो होता है वो पुरुष होता है।
पुरुष मतलब आप है, मैं हूँ, लेकिन मुझे बताने में बहुत ज्यादा खुशी होती है कि मेरे घर का कर्ता पुरुष जो है वो मेरी बीवी है, डॉक्टर ब्यूटीफुल, मनीषा। वंडरफुल, शी इज वंडरफुल, माय कर्ता पुरुष ऑफ माय फैमिली। वंडरफुल। तो और मेरा आपकी जो वाइफ अगर वो टाइम पे आपको सपोर्ट नहीं की होती थी तो मुझे लगता है कि मैंने क्या बोलते सुसाइड कर लिया होता शायद, Excellent. क्योंकि जिनके लिए मैं कर रहा हूँ सर, 1000 इज नॉट सिंपल, और एक छोटी सी चीज नहीं है 1000 डेज बिना पैसे के, बिना सर, मैं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में महाराष्ट्र हेड था, मेरे आगे और पीछे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी चीजें मुझे मेरे आसपास थी सर, और वो सब चीजें छोड़ के मुझे जीना था, नॉट 1 डे 2 डे 3 डे, 1000 डेज, 1000 बड़ी चीज हो। बहुत बड़ी चीज थी मेरे लिए। अब मुझे बोलने के लिए लगता नहीं है कुछ, लेकिन वो 1000 डेज जो है, एक पिक्चर मैंने देखी थी हिंदी में 100 डेज, मेरे लिए 1000 डेज वो बहुत 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 लंबा। बहुत लंबा था। एक संजीव कुमार के पिक्चर में एक ये था कि इस बार की अमावस बहुत बड़ी लंबी थी, तो मेरे लिए वो दिन बहुत बहुत लंबे। बहुत ज्यादा लंबे थे सर, 1000 डेज। एंड माय वाइफ डॉक्टर मनीषा, सी हेल्प मी, अदरवाइज मुझे नहीं लगता सर कि मैं डिप्रेस होके ना सर, मैं मेरे सब पीछे वाले सब दरवाजे बंद करके रखे थे। मुझे ना पैसा था, मुझे ना सर कुछ चाहिए था, कुछ चाहिए होता तो मैं मम्मी के पास पैसे मांगता था, जब छोटे छोटे बच्चे होते हो, 2 रुपए दे दे, 5 रुपए दे दे, 10 रुपए दे दे, मैं लिटरली अपनी माँ के पास मांगता था, और मेरी माँ एक जो है हाउस वाइफ है, उसके पास पैसा नहीं होता था, तो वो रोती थी, यार इसको मुझे पैसा देना है, लेकिन मैं नहीं दे पा रही हूँ। तो बहुत मेरे लिए वो बहुत ही ज्यादा मेरे लिए ये था। और ऐसे 1000 डेज, उसके बाद कुछ चीजें ऐसी हुई कि बेगर्स को लगा यार नहीं, ये तो अपना ही है यार, तो ये अपना ही है, इसके लिए 2019 को आना पड़ा, और तब से लेके आज तक मैं काम कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज मेरे पास, मैंने अभी भी पहले बताया कि मेरे 1100 लोगों की फैमिली, हर एक को एक ही माँ होती है सर, हर एक को एक ही बाप होता है, लेकिन मेरे इस काम ने मुझे ना कम से कम 200-300 बाप दिए हैं मुझे, 200-300 माँ है सर, और इस उम्र में मुझे और मनीषा को 200-300 बच्चे भी है सर। मैं 5 पैसे कमाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ। आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। रिचेस्ट की डेफिनेशन क्या है सर, कि जिसके घर में उसका माँ और बाप रहता है वो सबसे रिच आदमी है सर। और मेरे घर में तो 200-300 माँ है, 200-300 बाप। आप तो रिच इंटू 200। यस सर, तो मैं सबसे दुनिया का रिचेस्ट आदमी हूँ। 5 पैसे में कमाता नहीं हूँ, बीवी जो कमाती है उस पर मैं खाता हूँ, बट आई एम प्राउड फॉर दैट। लेकिन मेरी 1100 लोगों की फैमिली है, वो मैं नहीं चलाता हूँ, सब आप लोग चलाते हो, आप लोग चलाते हो, आप लोग कुछ ना कुछ देते हो मुझे, विश्वास रख के, ट्रस्ट करके, और मैं उन लोगों को वहां तक नीचे पहुंचाता हूँ। लोग मुझे बोलते हैं आप इतना अच्छा काम करे वगैरह वगैरह, तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है सर मैं पोस्टमैन हूँ, मैं कुरियर बॉय हूँ। पोस्टमैन क्या करता है, आपने अगर कुछ मुझे दिया है तो वो सही कर देता है, बस सही जगह पे, सही जगह पे, सही पते पे पहुंचाना उसका काम है। ये कुरियर वाले का काम है, ये पोस्टमैन का काम है। तो मैं आई एम अ पोस्टमैन, आई एम अ कुरियर गाय। जो भी समाज मुझे देता है मैं नीचे तक एड्रेस पे पहुंचा देता हूँ। वंडरफुल वे। आपका जो आई थिंक आप जिस हिसाब से खुद के साइकोलॉजिकली जब आप चीजें हैंडल कर रहे हो, ये बहुत आई थिंक एक लेसन है, हम सबको सीखना चाहिए। अभी 1000 डेज एक एडवर्सिटी को फेस करना, जहां पे जिन लोगों के लिए आप जो सेवा कर रहे हो वही लोग, जैसे आपने बोला कि आप पे स्पिट करते थे, चप्पल से मारते थे, लेकिन 1000 डेज तक ये सहना और फिर भी परसिस्टेंटली काम करना, आई रियली सल्यूट यू फॉर दिस। एंड थैंक यू सो मच मनीषा जी। आप देख रहे हो, यू नो, अगर आप नहीं थे, आई एग्री, शी इज द रियल हीरो। ये पूरा स्टोरी का जो टोटल मैंने बैकबोन जो है, सुसाइड करने का सोच भी लिया था सर। इफ यू आर, आपको मालूम है इंजेक्शन डाइक्लो जो होता है, हम इंट्रामस्कुलर लेते हैं, मैंने बहुत बार लिया था सर। 10 सीसी मैंने इंजेक्शन डाइक्लो 10 सीसी, हाँ। 10 सीसी, और मैं सोच रहा था कि मैं अपने वेन में डाल दूं। दैट इंजेक्शन इज नॉट इंट्रावेनस, यस इट इज इंट्रामस्कुलर, करेक्ट, इट्स अ इंट्रामस्कुलर। लेकिन मैंने 10 सीसी लिया था। मैंने अपने बीवी को, मैंने अपने बेटे को एक लेटर भी लिख के रखा था कि आई एम सॉरी, हाँ मैं जा रहा हूँ, आई एम सॉरी। तो ये लेटर भी मैंने लिखा था सर। 10 सीसी मैंने लिया था, और मैं खुद का ये करके इंट्रावेनस में खुद को देने वाला था, क्योंकि मेरे पास और तरीका मुझे नहीं था कि सुसाइड करने का।
तो मैंने ये भी करके रखा था। तो लेटर मैंने अलग अलग लेटर मैंने लिखे थे कि मम्मी को एक लिखा था, पिताजी को एक लिखा था, इसको एक लिखा था, बेटे को एक लिखा था। मेरा बेटा बोलता था कि मुझे ये अपना होटल ताज मुंबई का, मुझे एक बार जाना है वहां पे। वो अलग बात है, मैं आज तक उसको लेके नहीं गया, वो बात अलग है। लेकिन वो मुझे छोटा था तब मुझे बोला था कि मुझे होटल ताज में, तो मुझे याद है मैंने उस लेटर में लिखा था कि सॉरी कि मैं तुमको होटल ताज नहीं लेके गया, बट कभी अगर हमारी नेक्स्ट टाइम कभी मुलाकात होगी तो मैं तुमको होटल ताज में लेके जाऊंगा, ऐसे मैंने लिखा था उस लेटर में। ये मुझे आज तक याद है। बीवी बीवी ने कुछ मांगा था कभी, तो मैंने लिखा था आई एम सॉरी मैंने वो कर नहीं पाया फिर, बट नेक्स्ट टाइम कभी जब हम मिलेंगे तब आई विल डू इट डेफिनेटली। वेरी टचिंग, वेरी टचिंग। ये सब मैंने लिखा था। मैंने अपने पिताजी के लिए, मम्मी के लिए, बीवी के लिए, बच्चे के लिए, सबके लिए लेटर लिखा था, इंजेक्शन रेडी रखा था। बहुत बार मैंने यहाँ पे रखा सर, लेकिन नहीं अंदर घुसा पाया। ये नहीं कि मुझ में ताकत नहीं थी, ये नहीं कि मैं डर गया था। मुझे ये लगा कि अगर मैं जाऊंगा तो पुलिस मेरे बीवी के पीछे लगेंगे, पुलिस मेरे माता और पिता के पीछे लगेंगे क्योंकि वाई है सुसाइड। तो अगेन मैंने उन्हीं के बारे में सोचा कि अगर मैं जाऊंगा, मेरे लिए तो बहुत इजी था, सबके लिए लेटर रेडी थे। अगर मैं जाऊंगा तो उनके पीछे पुलिस लगेगी, और एक तो मेरे जाने का सदमा वो बात अलग है, लेकिन Correct. पुलिस और बाकी सोशल जो उनको सदमा पहुंचेगा वो अलग है। तो मैंने 4 बार वो लिया था, 4 बार मैंने सर वो फेंक तो दिया। कहा ना कहा इसमें भी आप फैमिली के बारे में सोच के ही यस, आपकी है, खुद का फैमिली बोलो या तो आपकी जो एक्सटेंडेड फैमिली जैसे मैं बोलूं, यस, तो ये सब के बारे में सोच के रियली हैट्स ऑफ। एंड आई थिंक ये बहुत ही टचिंग चीजें हैं जो जो आ रहा है पॉडकास्ट पे कि आप आप सुसाइड तक पहुंच गए थे। यस, लेकिन रियली जो 1100 जो लोग हैं, और ऑब्वियसली 1100 में से शायद से तो कोई देखेगा नहीं है, लेकिन मैं समाज को ये बोलना चाहता हूँ कि वी आर वेरी लकी दैट इतना कुछ फेस करके भी आज आप इतना काम कर रहे हो। तो रियली वी आर वेरी लकी, वी आर वेरी प्राउड, एंड वी आर कहा ना कहा एक ह्यूमिलिटी आ गया हम में कि थैंक यू सो मच कि आप इतना कर रहे हो। सर अगर मैं कुछ और सवाल भी अगर मैं आपको पूछ सकूं, तो मेरा हमेशा से ये एक क्वेश्चन था कि कभी कभी हम गाड़ी में कुछ जा रहे हो, सिग्नल को जा रहे हैं, कुछ याचक लोग जैसे आप बोलते हो दिख गए, उनमें से कुछ लोग हैं जो एबल बॉडीड लगते हैं, मतलब मैं बोलूं कि 14-15 साल के नौजवान, दोनों हाथ दोनों पैर सब कुछ, शायद से कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं, ऐसे लोग आते हैं। इफ आई एम सिटिंग इन द कार और रिक्शा, आपका क्या ओपिनियन है? क्या मैं उनको पैसे देना चाहिए या नहीं? ये मैं कैसे अप्रोच करूं इसको? राइट। इसके आंसर के लिए मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। बहुत सारी फैमिलीज ऐसे होती है जिनमें एक दादी होती है या बाबा होता है, बुजुर्ग बाबा होता है या बुजुर्ग कोई लेडी होती है, दादी होती है। उनको उसका बच्चा, बेटा, बहू, पोते घर के बाहर निकाल देते हैं। वो फिर एक जगह पे अपना रोजी रोटी के लिए एक जगह पे आती है, और सोसाइटी इज वेरी काइंड। वो उनको कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए, कुछ साड़ी, कुछ ये वो दे देती है। और ये सब अगर कोई मेरे जैसा कोई एक एक बंदा है जो हमाली करता है कहीं पे, जो कहीं पे बहुत ज्यादा एग्जर्शन वाला काम करता है, तो वो अगर ये देखता है कि यार ये जो बाबा है या ये जो भाई है, इसको तो रोज इतना पैसा मिलता है, लोग आके इतना देते हैं इसको कुछ, और मैं इतना काम करता हूँ, इसको तो 200-300 रुपए रोज मिलते हैं। मैं इतना काम करता हूँ, मेरे को भी 200-300 रुपए रोज मिलते हैं, मैं क्यों इतना काम करूँ? फिर मैं एक बार मैं सोचता, ये अगर लेडी है, बहुत नीडी लेडी है, ये मैं हूं, मैं उसके साथ जाके बैठता हूँ। अब सोसाइटी को पता नहीं चलता कि इसमें से नीडी कौन है। सोसाइटी को लगता है, समाज को लगता है कि ये दोनों गरीब है, तो इसको देते देते इसको भी देने लगते हैं लोग। फिर ना ये पहले काम करता था, इसको भी 200-300 रुपए मिलते थे, लेकिन अभी बैठ के इसको 200-300 रुपए मिलते हैं। फिर ये क्या करता है, इसकी बीवी कहीं पे काम कर रही होती है,
वो भी 100, 150, 200 रुपए महीने का उसका मिलता है। वो बोलता है यार इधर आके बैठ जा मेरे पास, तेरे को सेम ही भी पैसे मिल जाएंगे। पैसे तेरे को भी मिल जाएंगे। तो अपनी बीवी को बुलाते हैं, उसके बाजू में उसकी बीवी बैठ जाती है। ओके। इसका जो बाप होता है घर में सोया पड़ा वो होता है, उसकी माँ होती है घर में सोई है पड़ी है, वो बोलते हैं उधर सोने और इधर ये करने से अच्छा है मेरे पास आ जा। तो अपने माँ बाप को बाजू में बुला लेता है, उसकी बीवी जो है अपने माँ बाप को बुला लेती है। मतलब एक ये एक नीडी एक एक नीडी पर्सन नहीं है। ये सच में अगर नहीं मांगेगी तो जी नहीं पाएगी। इसको देख के ना 10 लोग आ जाते हैं कि इसको यार फ्री में मिल रहा है, मैं क्यों काम करूं। गॉट इट। तो एक को देख के ना 10 लोग ज्वाइन हो जाते हैं यहाँ पे। एक ये है, ये फॉर एग्जांपल ये मैं हूँ, मेरी बीवी है, मेरे माँ बाप घर में खांसते खांसते पड़े तो मैं बोलता इधर आके पड़ जा ना। तो वो आते हैं, बच्चे आते हैं, ये आते हैं, तो एक को देख के 10 लोग आते हैं। अब ये जो है दादी है या बाबा है जो भी है, इसको अगर हम हाथ देंगे कि ये तो मजबूरी से मांग रही है, एंड दे हैव चोजन। करेक्ट। इन्होंने डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। ये तो मजबूरी से मांग रही है, लेकिन ये जो है ये चोजन है, ये इन्होंने ये धंधा करके किया है। तो ये जो जो लोग मजबूरी में है ना सर, वो कभी ओपन ले रहे दे दो मेरे को दे दो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये बहुत शर्माते हैं किसी जगह, इनको भीख मांगने की बहुत शर्म आती है। अगर आपको कभी भीख मांगने पड़े, आप ऐसे सिग्नल पे यार दे दो मेरे को, या मैं नहीं जाएंगे हम। छुपते छुपाते कुछ मिलता है क्या, जरूरत है इसलिए छुपते छुपाते हम लोग जाएंगे। तो ये भी दादी ऐसी होती है। लेकिन ये जो है खुले माथे से जाते हैं, जो आपको दिखते हैं सिग्नल पे, जो आपको कार पे, आपने रिक्शा बोला, जो ये 10 लोग हैं ये, जिनको भीख मांगने से शर्म नहीं आती, जो कुछ काम था अपना वो छोड़ के यहाँ पे आए हैं। गॉट इट। तो ये differentiation। सो द रेशियो इज 1:10। मतलब आप बोल रहे हो कि 1 इज द रियली नीडी पर्सन, रियल नीडी पर्सन, और उसको देख के 10 लोग आए हैं, और ये 10 लोग आपको ओपनली दिखते हैं, उनको शर्म ही नहीं आती क्योंकि उनको पैसा कमाना है। ये आपको दिखता ही नहीं है, ये आपको कभी नहीं दिखेगा, ये तो छुपते छुपाते ऐसे बैठा है। ये तो खुद को छुपाता है। ये ओपनली कभी नहीं मांगेगा आपसे। जो ओपनली मांग रहा है, आप बेशक आप बोलते हैं ना कि हम कैसे पहचाने कि नीडी कौन है और प्रोफेशनल कौन है। करेक्ट। जो आपको खुले मुंह से बोल दे दो ना साहब, दे दो ना, ये प्रोफेशनल होता है, प्रोफेशनल है। गॉट इट। तो ये जो है ना, ये कभी आपको नहीं मांगेगी, छुपते छुपाते कहीं पे बैठे हैं, आप इनको देंगे कुछ 1 रुपया 2 रुपए, बेटा आशीर्वाद आशीर्वाद कहीं के वो चुपचाप बैठेंगे। ये जो है लोग, ये आपके शर्ट खींचेंगे, पैंट खींचेंगे, गाड़ी के टक 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 करेंगे। आपने कुछ दिया, 2 रुपए, अरे 2 रुपए में क्या आता है, 5 रुपए दिए, 10 रुपए में क्या आता है, को बोल के जाएंगे। these people 10, they are the professional they are the professional ones। तो लोग मुझे पूछते हैं कि हम प्रोफेशनल कैसे ढूंढे, मतलब पता कैसे चलेगा हमको। तो ये लोग आपके सामने कभी नहीं आएंगे। तो आपको जो भी दिखता है ये प्रोफेशनल है, तो इनको कुछ नहीं देना आपको। दिस इज सिंपल थिंग। ये आपके सामने कभी आके खुद से मांगेंगे ही नहीं, बहुत शर्म आती है इनको। ये आप है, ये आप है, ये मैं हूं, ये हमारे घर वाले लोग हैं जिनको जरूरत है, बट ओपनली ऐसे खुले मुंह से नहीं, यार दे दे नहीं यार। आप कुछ उनको बोलेंगे क्या, यार काम कर, हाँ चल चल मेरे को मत सिखा जा तू। ये वो 10 लोग हैं। गॉट इट। तो ये शायद से आप इतने लोगों से मिले हुए हो, आप जुड़े हुए हो, तो आप शायद से ये एकदम अच्छे से डिस्टिंक्शन आप जानते हो। बिल्कुल। एंड आई थिंक आपने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया कि क्या डिफरेंस है और कैसे। यस। बिकॉज एटलीस्ट मैं पर्सनली बोलूंगा, पता नहीं लोग का शायद से कुछ अलग एक्सपीरियंस हो, लेकिन आप करेक्ट ही बोले, जो प्रोफेशनल है वो ज्यादा दिखते हैं। यस, सिग्नल्स में जो ज्यादा ऐसा दिखते हैं, सामने से आते हैं आपको। करेक्ट। ये छुपते छुपाते शर्माते हुए कहीं पे कोने में बैठे हैं, किसी ने दे दिया तो भला हो तेरा, ये बोल के जाएंगे। आप कुछ भी दे दो उनको, आप कुछ भी दे दो उनको, आपको आशीर्वाद ही देंगे वो। ये वो लोग हैं। और इनको आप कुछ भी दे दो। मैंने एक बंदे को बहुत साल पहले, जब मैंने काम शुरू नहीं किया था, तब मेरे बीवी ने और मेरी माँ ने बैठ के ना, हमारे मराठी में चकली बनाते हैं, आपको मालूम है? हाँ, of course। चकली बनाते हैं, चिवड़ा बनाते हैं। ये मेरे काम करने के बहुत पहले वाली बात है। चकली बनाते हैं, चिवड़ा बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं घर का। हाँ, तो मेरी माँ ने बोला कि यार
बेटा वो बहुत जो जो गरीब लोग हैं उनको दे क्या, अपना पहला जो है वो हम भगवान को नहीं इनको दे क्या। इनको देते। तो मैंने क्या किया, 4-5 लड्डू 4-5 चकली और ये सब ऐसे लिया और मैंने सिग्नल पे गया। सिग्नल पे जाने के बाद मैंने इनको बोला कि भाई आप ले लो, मेरी माँ ने दिया, आप खा लो। उन्होंने उठाया, क्या है ये, क्या है ये, ऐसा हमारा बात कुछ चल रहा था। और वहां से एक लेडी आई, हाई प्रोफाइल लेडी, कार से उतरी और हर एक के हाथ में उन्होंने पैकेट दिया। तो एज ए क्यूरियोसिटी मैंने पैकेट खोला तो उसमें ना काजू कतली थी, काजू थे, बादाम थे और सारा बहुत कुछ ड्राई फ्रूट था। तो मैंने वो देखा तो एक उसमें से एक आया, मेरे को बोलता है इसको बोलते हैं गिफ्ट, समझा क्या, इसको बोलते हैं गिफ्ट, देना है तो ये दे देना, तो चल चलते बंद, ऐसा लैंग्वेज में आपसे बात की। यस। तो ये लोग कौन थे, ये नहीं थे प्रोफेशनल। और मेरा जो चकली और लाडू और ये जो था ना मेरे सामने उन्होंने ऐसे फेंक दिया। इट वाज अ ग्रेट, क्या बोलते हैं आप उसको, एक टर्निंग पॉइंट था आपके yes, उसमें, लेसन था ये। यार ये कौन है लोग। हाँ, मेरी माँ ने भगवान के सामने रखने के पहले बोला था मेरे को गरीब लोगों को देखा, तो मैं लेके आया हूँ। और किसी हाई प्रोफाइल, ठीक है मेरे पास काजू बादाम ड्राई फ्रूट और ये नहीं है, काजू कतली नहीं है मेरे पास, लेकिन तो उनके लिए ना पैसा बहुत बड़ी चीज होती है। इनके लिए ना आप कुछ भी दो, दे आर हैप्पी। आप ऐसा उनका हाथ में लो तो दे विल ब्लेस यू। करेक्ट। तो ये लोग, और ये एक ही है और ये 10 लोग हैं और ये आपको कभी नहीं दिखेंगे। ये भी कहीं ना कहीं छुपे हुए होते, आपको ये लोग दिखते और मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ इसमें से ये कौन है और ये कौन है। तो ये डिफरेंशिएशन जो है, मैं जब तक उनके साथ नहीं उठता बैठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, तब तक ये डिफरेंशिएशन मुझे भी नहीं तो आप इनके साथ उठते हो बैठते हो तो शायद से आपको एक इंसाइट हो जाता है। यस। और मैं शायद से ये अज्यूम करूं कि आपके जो भी 1100 जो है वो ये कंपोनेंट है, उसमें से कुछ लोग हो सकते हैं जो प्रोफेशनल भी जुड़ जाए, यस, लेकिन ज्यादा कंपोनेंट इज 1100 की जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है। करेक्ट। अगर मैं उन लोगों की बात करूँ तो फिर मेरा ये जो है वो 7 या 8 हजार तक हो जाएगा। बढ़ जाएगा। तो मैंने उनको काउंट नहीं किया, मैंने 1100 इन लोगों की बात की है। तो जैसे आपने ये जो डिस्टिंक्शन किया, और मेरे को याद है कि आपके इंट्रोडक्शन में भी आपने बाइफर्केशन के बारे में बात किया था, जो आपने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। सर, आपने स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी देखा? स्लम डॉग मिलियनेयर में तो उसमें भी देखो, कहा ना कहा दे आर ट्राइंग टू डिफरेंशिएट कि जो गरीब होते हैं, जो स्लम्स में रहते हैं, उसमें भी 2 तरीके के लोग रहते हैं, जो अच्छे भी होते हैं, लेकिन एक डेंजरस पार्ट भी इनका एक रहता है कि उनमें से कुछ लोग क्राइम की तरफ चले जाते हैं। सो आपके भी एक्सपीरियंस और आपके अनुभव में आपने भी ऐसा देखा कि यार कोई क्राइम की तरफ चले गया, तो आप कैसे टैकल करते हो ये सबको? अब मैं बताता हूँ आपको कि क्रिमिनल्स कैसे तैयार होते हैं हमारे में। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली बेगर्स। मुझे वो बेगर्स छोड़ के मेरा और कुछ नॉलेज नहीं है। आपको एक सिंपल चीज में बताता हूँ। छोटा सा बच्चा है, 2 साल का, उसको देख के आपको भी ऐसा लगे यार कितना छोटा सा बच्चा है, कपड़ा नहीं है, खाया पिया कुछ नहीं होगा, यार चलो 50 रुपए दे देते हैं या बिस्किट दे देते या दूध देते, कुछ भी जो आपके पास जो है आप कितना दे सकते हैं, आप हैसियत के हिसाब से। करेक्ट। कोई 2 रुपए देगा, कोई 200 देगा, कोई 2000 भी देगा। तो उस बच्चे को देख के ना कुछ उस बच्चे को हम दे देते हैं, लोग दे देते हैं, सोसाइटी दे देती है। तो मेरे स्टैटिस्टिक के हिसाब से ऑन एन एवरेज छोटे बच्चों को 1000 रुपीज भीख मिलती है पर डे। ओके। हाँ, तो आप देखिए 30 दिन का कितना होगा, 30,000। अगर मेरे पास, मैं अगर एक पेरेंट हूँ, मेरे पास फैमिली प्लानिंग का कुछ इशू नहीं है, मेरे पास 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, अगर मैं 4 बच्चों को भीख पे लगाता हूँ तो आप देखिए मुझे कितना पैसा मिलेगा एज ए पेरेंट। 1,20,000 पर मंथ। तो गवर्नमेंट ऑफिसर को इतना सैलरी नहीं है सर। वाह यार, ये सब तो मैं कभी सोचा ही नहीं कि इतना है। वाह। तो उसके आगे की बात बताता हूँ मैं। तो जब मुझे 1 लाख मिलता है, हम 1 लाख ही पकड़ के चलते 4 बच्चों का फॉर कैलकुलेशन। हाँ, मैं एक बाप हूँ, मेरी बीवी 4 बच्चों को लेके जाती है और शो करती है, और उस बच्चों को हर एक को 1000 रुपए भीख मिलता है, एंड आई एम गेटिंग 1 लाख रुपीज पर मंथ।
उस समय मुझे ऐसा लगता है यार मेरे को 10-12 बच्चे होते तो कितना अच्छा होता, बढ़ गया पैसा। पैसा कितना बढ़ जाता मेरा। लेकिन नहीं है ना, अभी ये तो जेरोक्स कॉपी नहीं है कि चले 4 कॉपीज बच्चे लेके आ। तो फिर मैं क्या करता हूँ सर, मेरा डेयरिंग बढ़ जाता है, मेरे पास पैसा भी बहुत ज्यादा होता है, तो मैं दूसरों के बच्चे जो है मैं अच्छा, वैसा था कि अपना गैंग बढ़ाना है, सॉर्ट ऑफ। राइट। तो मैं बिहार में जाता हूँ, मैं यूपी में जाता हूँ, मैं या फिर उन लोगों के साथ मैं टाई अप करता हूँ और मैं वहाँ के जो बच्चे हैं मैं बाय करता हूँ अपने। यू आर बिग सर्जन, बहुत सारे हॉस्पिटल में बच्चे चुराने की जो घटना होती है ये क्यों होती है? तेरे को मैं 50,000 रुपए दूंगा, तो एक बच्चा अंदर जाके मेरे को चुरा के दे क्या? तो कोई भी लेडी जो है वो 50,000 के रुपए बच्चा चुराती है, पकड़ी गई तो बात छोड़ दो, लेकिन अगर चुराए और मेरे को दे दिया, मैं उसको 50,000 दे दूँ, लेकिन उसके बाद में उस बच्चे से कितना कमाऊंगा? मतलब ये 50,000 तक इन्वेस्टमेंट जैसा ये लोग मान रहे हैं हाँ, कि बस एक छोटा सा हाँ, इन्वेस्टमेंट 50,000 दे दूँ, रिटर्न्स लेकिन बहुत है। आगे कितना मेरे को मिलेगा? माय गॉड। तो मैं ये जो 4 बच्चे जो है मेरे को ऑलरेडी 1 लाख रुपए दिलवा रहे हैं, लेकिन मेरे तो 4 ही है, लेकिन मेरे को 10 चाहिए, तो मैं वो 10 बच्चे यहाँ से वहां से यहाँ से वहां से भगाने की कोशिश करता हूँ। फिर मेरा अगर 10 बच्चे, एंड देन सी व्हाट द इनकम आई एम गेटिंग। हाँ, तो ये एक पार्ट है, क्राइम यहाँ से शुरू हो गया, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 साल के हैं, कभी उसके बाद 5 साल के हो जाते हैं, 10 साल के हो जाते हैं, 15 साल के हो जाते हैं, 18 साल के हो जाते हैं। जब 18 साल के हो जाते हैं, मूछें आ जाती है, बड़े दिखते हैं, वो छोटे नहीं रहता। वो छोटे नहीं है इसलिए उनको भीख नहीं मिलती, तो उनका वैल्यू चला गया। उनका वैल्यू चला गया। तो उसका ना बाप उसको पूछता है, क्योंकि कमा के नहीं दे रहा है। छोटा था तो कमा के दे रहा था, 1 लाख रुपए कमा के दे। अभी तो बड़ा हो गया, मूछें आ गई, दाढ़ी बढ़ गई, ये तो बड़ा हो गया, और ये बड़ा हो गया इसलिए सोसाइटी इसको पैसा नहीं दे रही है। तो एज ए पेरेंट, एज ए फादर, वो बच्चा मेरे लिए कुछ काम का नहीं है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? अग्रीड, अंडरस्टैंडिंग। ये बच्चा, 4 बच्चे हैं मेरे जो छोटे छोटे थे, बहुत सारा पैसा, अभी दाढ़ी मुच्छे आ गई, बड़े हो गए, तो ये 4 बच्चे मेरे लिए एज ए पेरेंट, मेरे लिए तो कुछ काम के नहीं यार, चल भाग जा। तो इनको मैं कुछ पैसा नहीं देता, और इनको आदत है बचपन से लेके पैसा कमाने की। अब एक पॉइंट ऐसे आता है जो ये छोटे बच्चे नहीं रहे तो सोसाइटी इनको पैसा नहीं देती, और पैसा तो इतना पैसा खर्च करने की आदत है। जब मैं 6 साल का था, जब मैं 8 साल का था, तब मेरे को 1,000 1,000 रुपए में। और इन बच्चों को ना मैच्योरिटी बहुत ज्यादा जल्दी आती है सर। अपने बच्चे अगर ले ले, अगर आपका 12 15 20 साल का बच्चा होगा, तो उनका 3 साल के बच्चे में जो मैच्योरिटी है वो हमारे बच्चों में, जो हम जो बोलते स्ट्रीट स्मार्ट हो जाते हैं ये लोग सब एकदम वैसे। ये सब ये है। उनको जो मैच्योरिटी है सर, हमारे 12 15 18 साल के बच्चों में हमारे नहीं होती, जो उनके 3 या 4 साल के बच्चों में होती है। तो उनको ये पैसा कमाने की आदत होती है। बच्चों को जब मुझे पीछे आ गए, जब बड़े हो गए, अडल्ट हो गए, तो इनको ये पैसा मिलना बंद हो जाता है। लेकिन पैसा तो मिलना चाहिए, फिर कहाँ से कमाए? बाप भी मेरा ध्यान नहीं देता, माँ भी ध्यान नहीं देती, पैसा तो चाहिए, फिर कैसे कमाए? देन दे गो टू क्राइम। तो मतलब आप अगर थोड़ा सा वाइडली सोचेंगे, उसका जो बाप है वो भी क्राइम करता है बाकी के बच्चे भगाते समय। बच्चा जब बड़ा हो जाता है वो भी क्राइम करते हैं, क्योंकि उनको अपना बाप ही ये नहीं देता, रिस्पेक्ट नहीं देता, और उनको पैसा भी नहीं मिलता, लेकिन पैसा चाहिए। तो फिर ये जो है, आपका जो कार टेप चुराना है, गाड़ी के लोगो चुराने हैं, पॉकेट मारना है, और चेन खींचना है, ये जो चीजें, ये जो क्राइम जो बढ़ रहा है, ये बच्चे करते हैं। और इन्होंने बचपन से देखा है कि देखो हमारे फादर भी गलत ही कर रहा है, इधर उधर से बच्चे लेके आ रहे, तो उनको बचपन से ही वो देख लगता लिए। इसमें, अच्छा, दे थिंक इट्स ओके, पार्ट ऑफ उनको लाइफ। कोई गलत नहीं लगता, उनको कोई गलत नहीं लगता सर। यू विल नॉट बिलीव, ये बहुत सारे बच्चे जो पॉकेट मारते हैं ना सर, मेरे को लाके देते हैं, ये सर पॉकेट अच्छा है, आप रख लो। क्या बात कर रहे हो, रियली? दे आर वेरी क्लोज टू मी। उनको मालूम ये अपना बाप ही है, और आई एम बिहेविंग लाइक द सेम, यू आर माई सन। सर ये पॉकेट बहुत अच्छे है यार, आप रख लो। तो वो मेरे को पॉकेट भी देते सर, जो अगर अच्छा उनको लगे तो, ये सर लेदर का पॉकेट अच्छा है, आप रख लो। वो बुरा लगता है, मैं पुलिस को नहीं बताता हूँ, मतलब मैं इस प्लेटफॉर्म पे बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे उनमें रहना है, मुझे उनके साथ काम करना है।
तो मैं आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग द थिंग्स कि ये ऐसा कर रहा है, मैं अपने तरीके से उसको ये ना करने की ये करता हूँ। अगर पुलिस को मैं बुलाऊंगा, पुलिस आएगी, उसको लेके जाएगी, मारेगी, लेकिन मेरा कितना, मैं कितनी पीछे चला जाऊंगा, यार ये तो पुलिस का बंदा है, इसको कुछ नहीं बता, फिर मेरा तो सब गया ना। तो इसलिए मैं, लेकिन अपने तरीके से मैं ये करता हूँ। और बहुत सारे आई एम वेरी प्राउड टू से कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो है अभी पढ़ रहे हैं सर, मैं इसी की बात दे आर इन द आई स्कूल्स नो नाउ। तो एक बेटा है मेरा, तो यार मेरा बेटा है, बेटा है, बेटा है, बेटा है, बेटा है। तो एक जो रिलेशनशिप जो है, अगर आप आएंगे सर, अभी मेरा जो, मेरे बीवी का जो क्लिनिक है, डॉक्टर मनीषा का जो क्लिनिक है, 2 बच्चे गुंडे थे। वो क्या करते थे कि जो लोग दूसरे भीख मांगते, वो तो आराम से दिन भर रहते थे, उनका काम चालू होता था रात को 10 बजे। तेरे को कितना भीख मिला है रे? सल्ला। तेरे को कितना मिला है रे? सल्ला। तो ये दिन भर नहीं मांगते थे खुद, दिन भर मस्ती करते थे। रात को 10 बजे जितने लोगों को मिलता था भीख, सबसे इकट्ठा करते थे। हाँ, ये चाकू है इधर, तेरे को कितना, चल ले, तेरे को कितना, चल दे। तो ऐसे 2 बच्चे हैं सर जो अभी मनीषा को असिस्ट करते हैं। अच्छा, क्लिनिक में असिस्ट Yes, करते मैंने उनको एज अ सैलरी, मैंने, अगर आप कल भी आएंगे मेरे पास क्लिनिक में, तो ये मैं 2 बच्चे आपको दिखाऊंगा। एंड दे आर सो हम्बल, दे आर सो हम्बल। तो ये को वो प्यार है हमारा। अगर मैं उनको बोलूं कि ऊपर जा और ऊपर से नीचे कूद जा, तो वो नहीं पूछेंगे सर क्यों कूदो। कूदने के बाद अगर वो बचेंगे तो फिर वो पूछेंगे कि आपने मेरे को क्यों कूदने के लिए बोला। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि ऊपर जा, ऊपर से नीचे आ जा, तो कुछ नहीं बोलेंगे। तो 2 जो ऐसे लड़के थे जो दूसरों से पैसा चाकू दिखा के लेते, ऐसे है वो, मतलब ऐसे धक्का भी मार, लेकिन बहुत डेंजरस थे। उनको अगर आप बोलते कि 500 रुपए मैं दूंगा ये किसी का खून करके आ, तो वो 500 रुपए के लिए खून भी कर सकते हैं। माय गॉड। और ऐसो का आपने रिहेबिलिटेट कर दिया। यस, और दे आर बॉडीगार्ड्स ऑफ माय वाइफ। मनीषा यहाँ पे जाती है, वहां पे जाती है, कहीं पे टूरिंग के लिए जाती है, कहीं भी जाती है, तो ये 2 उसके साथ रहते हैं। और जब वो 2 उसके साथ रहते हैं तब मैं खुश रहता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसका नाम, एक का नाम है सर सलीम और एक का नाम है सोमनाथ। आप नाम से जान सकते हैं उनका रिलीजन क्या होगा, सलीम और सोमनाथ। एंड दे बोथ आर लाइक, मतलब एक बॉडी, नाम अलग है लेकिन एक ही बॉडी है। वो, उसको दर्द होता है तो इसको यहाँ पे दर्द होता है, मैं रोता हूँ तो वो रोता है, ऐसे। और ये 2 मनीषा के साथ ना, मेरी बीवी के साथ ना दिन भर रहते हैं। एंड आई एम प्राउड कि वो सलीम और सोमनाथ है ना उसके साथ में। तो चल छोड़, कुछ नहीं, आपको इतना भरोसा है उन पे। प्रॉब्लम नहीं है यार, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो वो इतना वो बॉन्डिंग है उनका मेरे साथ, मेरा उनके साथ, मनीषा का उनके साथ। वो उसको मम्मी मम्मी बोलते, मेरे को पापा बोलते वो। तो वो एक अलग है सर। तो ये जो 2 मैंने जो वैसी बात के, लिटरली आपको शायद झूठ लगेगा कि ये 500 रुपए ले ले, इसको खत्म कर दे, बात कर खत्म। देंगे, कर देंगे, बस 500 दे दो या 600 दे दो, आप बोलेंगे कि इसको खत्म कर दे, वो करके खत्म करके आएंगे यहाँ पे। ऐसे 2 लोगों को मैंने अपनी बीवी के साथ रखा है, दे आर झाड़ू पोछा करते हैं वो मेरे क्लिनिक में। और मेरी बीवी मनीषा जो भी बोलते हैं, जो भी बोलेगी वो लोग कर देंगे। वाह, बढ़िया। मैं तो इनफैक्ट नेक्स्ट आपको यही पूछने वाला था सर, कि आपने ना, आपके ऑनलाइन भी आपने एक लिखा हुआ है कि फ्रॉम बेगर्स टू एंटरप्रेन्योर्स। यस सर। मेरा अब तक का ये कॉन्सेप्ट था कि यार अगर आपके पास पैसा हो, कुछ बिजनेस आइडिया, तो ही आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। लेकिन उधर पे भी आपने मुझे रॉन्ग प्रूव कर दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये एक आपने रिहैबिलिटेशन मुझे बताया, इसके अलावा आपका ट्रस्ट और आप और आपकी वाइफ टोटल क्या क्या तरीके से इन याचक जो लोग हैं इनको आप रिहैबिलिटेट करते? एक तो मेडिकल सर्विसेज देते देते इनका पोटेंशियल मैं ढूंढता हूँ, और जो पोटेंशियल उनमें है उस तरीके से उनको काम दिलवाने की कोशिश करता हूँ। ओके। एक बहुत अच्छा सा रिलेशनशिप बन जाता है, उस रिलेशनशिप का यूज करके हम उनके बच्चों को पढ़ाते, लिखाते, सिखाते हैं। आपने और एक पार्ट देखा होगा कि आपके बॉम्बे साइड में शायद ये ज्यादा है, लेकिन हमारे पुणे में भी ज्यादा है, फुटपाथ पे बहुत सारे लोग पड़े हुए होते हैं जिनके पैरों में मैगॉट्स है, मतलब कीड़े पड़ जाते हैं। दाढ़ी बढ़ती है, 8-8, 10-10 साल तक ये नहा नहीं सकते सर, किसी न किसी चीज की वजह से। तो ऐसे सिचुएशन में उनको मैं किसी भी काम पे नहीं लगा सकता हूँ। एजुकेशन के परे वो होते हैं, 80, 85, 90 उनका उम्र होता है। तो मुझे ऐसे लगता है यार, ये अगर जाए ना
तो अच्छी तरह से इंसान बन के चले जाए ऊपर। करेक्ट। तो इसलिए मैं उनको क्या करता हूँ कि मैं इनका दाढ़ी कटिंग करता हूँ अच्छे से। दाढ़ी कटिंग सर मेरे पास मेडिकल के पूरे सामान के साथ ना दाढ़ी कटिंग का भी सामान होता है मेरे बैग में। मैं बैठ के उनकी दाढ़ी कटिंग भी करता हूँ वहां पे। तो अभी बात ऐसी होती है कि मेरा एप्रन होता है, गले में स्टेथोस्कोप होता है, और मैं किसी का फुटपाथ पे बैठ के दाढ़ी कर रहा हूँ। तो लोग एकदम शॉक हो जाएंगे कि शौक क्या चल रहा है। नहीं, शौक इसलिए होते कि यार एक नाई है और एप्रन पहना है उसने। तो लोग मुझे बोलते हैं आप डॉक्टर हो कि नाई हो? डॉक्टर बोला तो आप दाढ़ी कटिंग कर रहे हो, दाढ़ी कटिंग करने वाला नहीं है तो आपने एप्रन भी पहना है, स्टेथोस्कोप भी पहना स्टेथोस्कोप भी है, आप हो कौन? तो मैं बोलता हूँ यार मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ, मैं नाई भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक इंसान हूँ। करेक्ट। मैं सिर्फ एक इंसान हूँ। अब ये बंदा मेरे को इतनी गंदी सिचुएशन में दिखा, इसको साफ कौन करेगा? तो मैं उसको साफ करता हूँ, बिस्लरी की कैंस लेके आता हूँ, मेरे पास साबुन भी होते हैं, कीटोकेनासोल के साबुन भी होते हैं। मैं उनको बाजू में ले जाके पूरा नहलाते हो। कपड़ा निकाल के बाजू में ले जाके, बूढ़े लोग होते हैं 70 80 85 90 साल के लोग होते हैं, मेरे माँ बाप दादा की तरह। तो मैं बाजू में लेके जाके फुटपाथ पे उनको नहलाता हूँ। जब सर मैं उनको ऐसे बिस्लरी के पानी से जब नहलाता हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि अभी जिंदगी में मुझे कभी और कहीं पे जाके अभिषेक करने की जरूरत नहीं है। मेरा अभिषेक वहीं पे हो हो गया जाता है। मुझे और कहीं जगह पे जाके पूजा करने की जरूरत नहीं, मेरी पूजा वहीं पे हो जाती है। ऐसे 75 पूजा 75 पूजा मैंने आज तक डाली है 10 साल में। 75 लोगों को नहला के धुला के किसी ओल्ड एज होम में दाखिल किया है। जो जिंदा है उनका बेटा बन के रह रहा हूँ, जो गुजर गए उनका बेटा बन के उनका अंतिम संस्कार किया है। मैं बेटा बना, मेरी बीवी उनकी बहू बनी, या कभी वो उनकी बेटी बनी, मैं उनका जमाई बना। तो इस तरह से हमने ये पूजा, तो मेरा पूजा का कंसेप्ट ये ऐसे 75 पूजा हमने आज तक की है। इसके साथ में शायद ये दुनिया में अभी तक कहीं नहीं हुआ होगा, अगर हुआ है तो आप मुझे बता सकते हैं। कोविड के पीरियड में हम सभी ने सुना है कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन बेड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन यू डेफिनेटली रियलाइज उस समय ब्लड कम था। यस, ब्लड बहुत कम था। हाँ। ब्लड का होना बहुत जरूरी था, लेकिन ब्लड बैंक में से ब्लड खत्म हो चुका था और नया कोई डोनर नहीं आ रहा था, डर की वजह से ब्लड डोनेशन के लिए। तो पुलिस बोलती थी, गवर्नमेंट सिस्टम बोलता था कि घर में बैठो, घर में बैठो, घर में, आपको घर है, मेरे को घर है, मैं तो घर में था, आप घर में होंगे। मेरे जो बेगर्स है उनको घर ही नहीं, तो वो कौन से घर में बैठे? वो तो ऐसे ही रोड पे घूमते थे, इधर उधर इधर उधर, पुलिस मारती थी उनको, वो मुझे बोलते थे। वो बात अलग है, लेकिन फिर मैंने सोचा यार इनका कुछ करते हैं। तो हमने पुणे में जन कल्याण नाम के एक ब्लड बैंक है, हमने उनके साथ टाइप किया, और जो हमारे लोग जो भीख मांगते हैं बाहर, जो हट्टे कट्टे, उनको मैं 20 की बैच से लेके जाता था, जो मेडिकली एलिजिबल है, जो ब्लड बैंक के हिसाब से एलिजिबल है, उनका हम ब्लड लेते थे। ऐसे 1.5-2-3 महीने तक चला। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से सर कि मेरे भीख मांगने वाले लोगों ने जो ब्लड दिया उसकी वजह से 534 लोगों की जान बची है। वाह। ड्यूरिंग द कोविड सीजन। ये मुझे नहीं लगता कि किसी भीख मांगने वाले बंदे ने जाके ब्लड बैंक में जाके, आज तक तो मैंने सुना नहीं है, इसके बाद कब होगा मुझे मालूम नहीं। अगर यू आर सीनियर टू मी, अगर ये चीज अगर कहीं हुई है तो आप मुझे बताइए कि कोई भीख मांगने वाला, जो भीख मांगने वाला बंदा है, वो खुद जाके किसी को रक्त दान कर रहा है। दान कर रहा है मतलब जो हमेशा मांगता है वो आज दान कर रहा है। तो ये जो चीज है, ये हमने उस कोविड में किया। आई डोंट थिंक सो मैंने इसके पहले कभी सुना है। आई थिंक यही बिगेस्ट रहेगा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है सर, कि कोई भीख मांगते है वो कहीं जाके दान कर रहा है। सो इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर मी। अब जब हमारे लोग जब ब्लड बैंक में जाते थे ना सर, ब्लड बैंक में तो कोई आता ही नहीं था उस समय, यू नो वेल, लेकिन मैं 20 लोग लेके आता था, 20-25 लोग, तो वो मैनेजर और ये सब ऐसा ये हो जाते थे, दे वेर वेरी हम्बल, मुझे अप्रिशिएट करते थे। और जो भी मेरे भीख मांगने वाले लोग, सर आइए, मैडम आई है, ताई आई है, दीदी आई है, ऐसे बोलते थे, तो वो मेरे लोग थोड़ा सा सहमा जाते हैं, यार मेरे को सर बोल रहे हैं, यार मेरे को मैडम बोल रहे हैं। वो यूज्ड टू नहीं है कि ऐसे कोई करे। हाँ सर आइए आप, और सोफे पे बिठा रहे, उनको
चाय कॉफी सर मैडम क्या लेंगे आप, बिस्किट लेंगे, या जैसे मुझे यहाँ पे आने के बाद पूछा लेमन टी लेंगे, कॉफी लेंगे, चाय लेंगे, उनको सर आप क्या लेंगे सर, चाय कॉमन लेमन टी लेंगे या कैसा लेंगे, तो मेरे लोग सहमा जाए यार, डर जाते थे मेरे पास आइए क्या है ये कैसे, तो मैं बोलता था सर इनको दे दो जो भी देना है आप, दे दो चाय दे दो ये दो। और मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये लोग जब आते थे ब्लड बैंक वाले इतना रिस्पेक्ट देते थे, कोच पे बैठाते थे, चाय चाहो कॉफी चाहो कुछ भी चाहे आप उनको दे देते थे। मेरे को लोग मेरे ब्लड सैंपल लेने के बाद जो एलिजिबल होता था उनका ब्लड डोनेशन होता था, जो नहीं एलिजिबल हम उनको चलो नेक्स्ट टाइम कर देंगे। तो जो लोग मेरे साथ आते थे बोलते थे यार सर हम जो कभी नीचे भीख मांगने के लिए आते वो वॉचमैन तो काटी मार के भगाता है साला, और आज ये इतना बड़ा कौन है मैनेजर है वो तो हमको मैडम बोल रहे सर बोल रहे, वो कैसे कैसे ऐसा कैसा होगा। तो फिर मैंने उनको बोला कि जब वॉचमैन ने काटी मारा था ना तब आप खुद के लिए मांगने को आए थे, आज ना आप किसी को देने के लिए आए हो, मैनेजर आपको सर और मैडम, वंडरफुल वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, बढ़िया। तो आप जब खुद के लिए, जब जैसा मैंने पहले भी बोला, जब हम खुद के लिए मांगते वो लाचारी होती है, जब हम दूसरों के लिए मांगते तब वो प्रार्थना होती है, तब वो इबादत होती है, तब वो नमाज होता है, तब वो प्रेयर होती है। तो मैंने अपने तरीके से उनको वही बताया, ये तुम अपने लिए मांगने के लिए आए थे ना इसलिए उसने काटी मारा तुमको, आज तुम देने के लिए आए हो इसलिए मैनेजर भी तुम्हारे सामने झुक रहा है। सो देना सीखो, हमेशा मांगना छोड़ दो और देना सीखो। तो ये मैं उनमें वो इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं उनके दिल में डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक है मांग रहे हो जरूरत है, ठीक कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी देना भी तो सीखो यार। सर क्या होता है, मैं इन लोगों को बोलता हूँ यार तेरा बच्चों को स्कूल में डालता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, बोलते आगे जाके क्या होगा, तो यार बड़ा ऑफिसर बनेगा, पैसा कमाएगा, डिग्निटी, डिग्निटी ये जो वर्ड होता है ना सर, ये आपने पढ़ा होगा देखा होगा, तो ये सिर्फ बुक में है हमारे लिए, डिग्निटी विग्निटी ऐसा कुछ वर्ड हमारे लिए हमारे समाज में नहीं होता। आत्मसम्मान, सम्मान, हाँ बस ये पढ़ने वाली और पिक्चर में देखने वाली बात है हमारे लिए, रियलिटी में आपको नहीं लगता? रियलिटी में मेरे समाज में ऐसा कुछ ये डिग्निटी, सम्मान, आत्मसम्मान ऐसा कुछ नहीं होता हमारे इसमें। हमारे इसमें बस ये होता है कि हम आज में जिए। मैं उनको बोलता हूँ यार तेरा बेटा बढ़ेगा, पढ़ेगा लिखेगा, अफसर होगा, कुछ ना कुछ होगा यार, तेरे को यहाँ से बाहर निकालेगा। बोलते पैसा कितना कमाएगा, मैं बोलता हूँ पैसा कमाएगा यार 30 40 50 60 हजार कमाएगा, उस वक्त की बात है। बोलते हमारा बच्चा आज मेरे को 30 हजार रुपए कमा के दे रहे, 15 साल के बाद वो क्या कमाएगा, 15 साल मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा। सर एक बात आपको बोलता हूँ, यू रियली अप्रिशिएट, आप और मैं हम कौन से टेंस में जीते, कौन से काल में जीते, आप मुझे बताइए सर। हम तो प्रेजेंट नहीं सर, हम प्रेजेंट टेंस में नहीं जीते, फ्यूचर सोचते, हम पास्ट टेंस में क्या हुआ है वो ना हो इसके लिए फ्यूचर टेंस क्या हम सोचते हैं, और पास्ट में जो हुआ है वो फ्यूचर टेंस में ना हो इसके लिए हम आज के लिए काम करते हैं। हम प्रेजेंट टेंस में नहीं जीते। कल क्या हुआ वो कल ना हो इसे आज ये करते, हम आज में नहीं जीते सर। आप देख लीजिए हम आज में नहीं जीते, लेकिन वो जो लोग हैं ना वो आज में बिलीव करते, वो आज ही जीते। अब ये खाना आया, अगर आप और मैं होंगे तो हम क्या करेंगे, अब ये खाना आया तो थोड़ा सा खाएंगे और शाम के लिए भी रखेंगे, मालूम नहीं शाम को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उनका ऐसा नहीं है, अभी मिला ना अभी खा लो यार, शाम किसने देखी है, शाम हमने नहीं देखी। तो वो उनका रवैया होता है, वो उनका एटीट्यूड होता है। या 10 12 15 20 साल तक बच्चे को पढ़ाए, उसके बाद वो हमको कुछ देगा यार, वो तो आज दे रहा है हमको। तो इसलिए पेरेंट अपने बच्चे कभी नहीं देते। फिर भी जो रिलेशनशिप बनी है उनसे उनका बच्चा लेना है प्यार से, छीन के नहीं, करेक्ट, झगड़े से नहीं। तो भी 52 आपने फिर भी मैनेज किए इन 10 years। 52 बच्चे जो है 10 सालों में, 52 बच्चों को हम कहीं ना कहीं ये किया है। एक बेटा है सर मेरा इस साल PSI बनेगा। वाह, पुलिस सब इंस्पेक्टर बनेगा। अरे हार्टीएस्ट कांग्रेचुलेशंस, में उसका ट्रेनिंग अभी शुरू है। एक मेरी बेटी है जो MBA कर रही है सर। वाह। एक दूसरा मेरा बच्चा है जो कंप्यूटर साइंस कर रहा है सर, MSc कंप्यूटर। चौथा एक है जो स्पोर्ट्स टीचर बनना चाहता है।
एंड फिफ्थ जो है सर, मैंने उस लड़की को आईएएस को अभी अरे वाह 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 वाह, बढ़िया यूपीएससी का एग्जाम दे रही है। बढ़िया। और अगर अगर वो सर कभी आईएएस कलेक्टर बन जाए ना सर, तो मैं जिंदगी में आके ना सर, मैं क्या बोलूं कि मैं आई डोंट हैव इवन वर्ड्स कि अगर वो कुछ बन जाए। तो बच्चे मुझे बोलते सर मैं आपके लिए क्या करूं, तो मैं बोलता हूँ यार तू मेरे लिए बस एक ही काम कर, वो कलेक्टर बन जा। ये बहुत बड़ी वो बात। दिन मैं देखना चाहता हूँ कि जब मैं तेरे केबिन के बाहर, बुढ़ा आदमी होऊंगा शायद, मैं केबिन के बाहर में नॉक करूंगा, तो अंदर कुर्सी पे बैठी है और मैं बोलूंगा मैडम मैं कम इन, तो फिर आएगी मेरे को पप्पा पप्पा करके बोलेगी और मेरे को उस कुर्सी में बिठाएगी और मैंने बोलूंगा नहीं यार ये तेरी कुर्सी है, कलेक्टर की कुर्सी पे बैठने की मेरी औकात नहीं, मेरी हैसियत नहीं है उतनी। तो ये मैं दिन देखना चाहता हूँ। वो अगर तेरे को कुछ करना है मेरे लिए तो तू ये कर। वाह। तो ऐसे मैं उसको एंड बोलता, होपफुली फिंगर्स क्रॉस ये हो जाए। फिंगर क्रॉस ये हो जाएगा। ये हुआ तो मेरा एक बंदर से इंसान होने का एक मेरा एक सपना जो है वो फुलफिल हो जाएगा। सर एक बच्चा है मेरा 9वीं में 9th में, वो मुझे पूछता है सर डॉक्टर कैसे बनते हैं, उसके लिए क्या करना होता है, कैसे करना है, बहुत सारे सवाल पूछता है। एक बार मैंने उसको पूछा यार तेरे को डॉक्टर क्यों बनना है बोल, तो बोला, अब मुझे लगा कि वो बोलेगा डॉक्टर बनूंगा, पैसा कमाऊंगा, गाड़ी लूंगा, घर लूंगा, ऐसा मुझे एक्सपेक्टेड था या मुझे लगा कि वो ये बोलेगा। मैंने बोला यार तू क्यों डॉक्टर बनना चाहता है बोल, तो बोला तुम जब मरोगे ना तब मैं भिखारियों का डॉक्टर बनूंगा। ओह, तो ये तो जब ये उसने बोला ना तो ये गूज़बम्प्स आए थे सर मेरे इसमें कि एक 9th में एक जो बच्चा पढ़ रहा है वो बोल रहा है कि तुम जब मरोगे तब मैं भिखारी का डॉक्टर बनूंगा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी, एक मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है उस बच्चे ने मुझे जाने अनजाने में दे दिया कि वो एक भिखारियों का डॉक्टर बनना चाहता है, जिसके माता पिता अभी भी खुद भीख मांग रहे हैं, वो अभी 9th में है और वो बोलता है कि मैं भिखारियों का डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये एक हमारा एजुकेशन का पार्ट है। सेकेंडली रिहैबिलिटेशन का पार्ट है। हमने 265 लोगों को भीख मांगने से परावृत्त किया है, उनको वहां से निकाल के यहाँ पे हमने गांवकरी के जो सेक्शन है हमारा, गांवकरियों के सेक्शन में हमने उनको लाके रखा है। दे आर छोटे छोटे बिजनेस करते हैं। वो बिजनेस मतलब कोई सब्जी बेचता है, कोई फूल बेचता है, कोई दाढ़ी करता है, कोई कटिंग, छोटे मोटे, लेकिन एक डिग्निटी है उनके वर्क में। डिग्निटी है सर। करेक्ट। और कुछ लोगों ने, कुछ लोग अभी इतने ऊपर आ गए कि मेरे सामने उनको जब लोग सेठ जी बुलाते हैं उनको सर, अच्छा। हे चल रहे ऐसे जो बुलाते लोग, तो अभी उनको सेठ जी बुलाते। जब उनको सेठ जी बुलाते कोई मेरे सामने, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मुझे लगता है यार मैं सेठ बन गया हूँ, मैं सेठ जी बन ये गया। सब आप ही की तो मेहनत है। हाँ लेकिन फिर भी मेहनत मेरी है, फिर भी ना मुझे ऐसा लगता है यार छाती ऐसे फूल गई है मेरी यार, छप्पन की छाती हो गई है। इतना मुझे अच्छा लगता है कोई इनको सेठ जी बोलता है। तब मुझे रोटरी लायंस और ये बहुत सारे लोगों ने अवार्ड दिए हैं। कितने अवार्ड्स मिले रहेंगे आपको अब तक? कोविड में जब मैंने गिने थे तब 3000 थे। 3000 अवार्ड्स कोविड में। अभी कोविड के बाद थोड़ा सा टाइम मिला था उस वक्त, कुछ दूसरा कुछ करने के लिए नहीं था। मेरे लोग जो थे वो कहीं मिल नहीं रहे, तो मैंने गिने ऐसे 1 2 3 4, तो वो 3000 अवार्ड्स है मेरे को कोविड में मैंने। और उसके बाद जितने अभी मिले, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर एक्चुअली। सर जैसा ये पॉडकास्ट चल रहा है मेरा सर और ऐसे झुक रहा है विथ ह्यूमैनिटी, बिकॉज आप इतने कर रहे हो, बिकॉज ये तो सोशल वर्क भी आपका बहुत बढ़िया, ये नोबल कॉज है और साथ में आप इनको रिहैबिलिटेट भी कर रहे हो। तो ये आपका जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि इट इज अ वन स्टॉप थिंग। आप आगे भी सोच रहे हैं और आई एम श्योर कि आप और भी आगे सोचोगे। मेरा लास्ट क्वेश्चन सर आपको है, दर्शक देख रहे हैं, उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो शायद से उनके मन में ऐसा हो कि उनको आपको मदद करना है, और मदद किसी भी तरीके में हो, चाहे उन्हें पैसा डोनेट करना है, दवाई देना है, किसी भी तरीके में है। हाउ शुड समवन कॉन्टैक्ट यू, या तो कोई भी आपको हेल्प कैसे कर सकता है? हाउ शुड कॉन्टेक्ट यू, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9822267357। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर कोई मुझसे जुड़ना चाहता है तो अगर वो व्हाट्सएप पे एक बार हाय बोल के आपका रेफरेंस, इस प्रोग्राम का रेफरेंस है कि अगर मुझे कुछ ये करेंगे, आई विल डेफिनेटली सेव हिज नंबर एंड आई विल डेफिनेटली आंसर टू हिज और हर क्वेश्चंस। दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंडली,
कोई आपको कैसे मदद करे। हम्म तो एक बात होती है सर पैसों की। हम्म हर चीज के लिए पैसा लगता ही है। तो एक चीज होती है पैसों की। तो ना मराठी में एक हमारे ना एक बहुत अच्छी कविता है कि जिसके पास जो है वो दे दो। आपके पास पैसा है, थोड़ा पैसा किसी गरीब को दे दो। हम्म गरीब को दे दो मतलब गरीब को उठाने के लिए दे दो। आपके पास नॉलेज है, नॉलेज दे दो। हम्म आपके पास ताकत है, आप ताकत दे दो। हम्म आपके पास जो है उसमें से थोड़ा सा निकाल के आप समाज को दे दो। जो 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 नीचे गिरे हुए लोग हैं उनको बाहर निकालने के लिए आप जो भी दे दो। तो इट इज नॉट दैट कि आप डोनेशन दे दो, पैसा दे दो मेरे को। इट इज नॉट दैट। आपके पास जो है इतना सा हमें दे दो। मैं पैसा नहीं मांगूंगा लोगों से, मैं डोनेशन पैसे की बात नहीं करूंगा। लेकिन दर्शक लोग समझ ले मेरी बात को। आप बिल्डर है, हम्म, आप मुझे पैसा कितना भी दे सकते हो एज अ डोनेशन। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20, 50 लाख, कितना आपकी जितनी हैसियत हो उतनी। लेकिन अगर आप बिल्डर है तो मेरे किसी एक बंदे को आपके साइट पे काम पे लगा, ये मेरे लिए डोनेशन है। अगर आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हो तो मेरे को पैसे में डोनेशन मत दो। आप आपके स्कूल में मेरा किसी एक बच्चा एडमिट करवा लो। अगर आप डॉक्टर है, आप इतने बड़े सुपर स्पेशलिस्ट है, मेरा कोई अगर एक बंदा है जिसको ऐसी तकलीफ है जिसकी ट्रीटमेंट सिर्फ आप ही कर सकते हैं, जितना कम खर्चे में आप कर सकते हैं आप कर लीजिए। कहने का मतलब ये है कि जिसके पास जो है, नॉट इन अ टर्म्स ऑफ डोनेशन और नॉट इन अ टर्म्स ऑफ मनी, आपके पास जो चीज है आप इन लोगों को उठाने में क्या मदद कर सकते हो। नॉलेज है तो आप नॉलेज का इस्तेमाल करिए। आपके पास पावर है, आपके पास पावर है तो आप उस पावर का इस तरह से यूज करो कि इन लोगों को कभी आईडी कार्ड मिल जाए, इन लोगों को वोटिंग का क्या बोलते हैं अधिकार मिल जाए। हाँ, तो आपके पास जो है वो आप चीज इन लोगों की तरफ एक्सटेंड करिए ताकि जो गड्ढे में गिरे हैं वो लोग ऊपर उठ जाए। पैसा तो लगता ही हर चीज को। मैं मेडिकल की चीजें यूज करता हूँ, हॉस्पिटल का बिल होता है, एजुकेशन का बुक्स है, ट्यूशन फीस है, कॉलेज का फीस है, लंबर बेल्ट लगते हैं, व्हील चेयर लगता है, क्रचेस लगते हैं, हैंड स्टिक लगती है। जब उठाता हूँ लोगों को ओल्ड एज होम में रखता हूँ तब उसको कुछ फीस देना पड़ता है। बहुत सारा खर्चा होता है। माई ओवरऑल एक्सपेंडिचर इज 5 लाख रुपीज पर मंथ सर, जो सोसाइटी करता है। करेक्ट। मैं मेरे पास कुछ नहीं है, सोसाइटी करता है। तो ये 5 लाख रुपए खर्चा मेरा आ जाता है। सब मिला के एजुकेशन है या जो भी मैंने अभी तक के प्रोजेक्ट जो बोले, मेरे को 5 लाख का खर्चा आता है। तो जिसके पास जो है वो अपने तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, अगर सच में मुझे कोई हेल्प करना है किसी को तो मैं सबसे हाथ जोड़ के भीख मांग के बोलता हूँ, क्या किसी को इसके बाद मेरा अगर कोई ये पूरा अगर किसी ने सुना है, एंड तक सुना है किसी ने, तो मेरा एक प्रेयर है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, इबादत है, नमाज है, जो भी आप बोलिए, मेरे इसके बोलने के बाद आप किसी को भीख नहीं देना। वो चाहे हमने बाइफरकेट किया, कोई नीडी है, कोई प्रोफेशनल है, वो उसके झंझट में आप मत पड़िए। आप किसी को भीख नहीं देना, किसी को भी। ये नहीं, आप कुछ भी हो तो वो आप ढूंढने की कोशिश मत करो कि ये यार नीडी है इसको देना चाहिए, ये प्रोफेशनल इसको नहीं देना चाहिए। आप नहीं समझ पाएंगे रोड पे, इसके झंझट में आप नहीं पड़ना। बस इतना याद रखना है, आपको भीख नहीं देनी है, दैट्स इट। कोई भी हो, आपको भीख नहीं देनी है। लेकिन ना सर, आपको मदद करनी है, किसी को आपको मदद करनी है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, यार तू बोल रहा है भीख भी नहीं देनी है, मदद भी करनी है। यस, आई एम फर्म ऑन दैट माई स्टेटमेंट। बहुत सालों से मैं बात करते आ रहा हूं।
भीख नहीं देनी है, किसी को मदद करनी है सर। भीख और मदद में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक सिंपल चीज बताता हूं। आपकी कोई भी एक्शन, आपकी कोई भी चीज, आपकी कोई भी एक्शन जो आप करेंगे और सामने वाला बंदा अगेन किसी पे डिपेंडेंट हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हम भीख। लेकिन आपकी कोई भी एक्शन जिससे सामने वाला बंदा अगर इंडिपेंडेंट हो जाता है, खुद के पैरों पे खड़ा हो जाता है, दैट इज मदद। तो आप कोई भी ऐसी चीज ना करें जिससे वो डिपेंडेंट हो जाए, लेकिन आप हर चीज ऐसी करिए जिससे वो इंडिपेंडेंट हो जाए। ये भीख है, ये मदद है। सिंपल सी चीज और मैं बोलता हूं। कोई ये बंदा आ रहा है, इसको मैं रोज 5 और 10 20 रुपए दे रहा हूं, ये मुझ पे डिपेंड हो जाएगा। इसके बदले अगर मैं किसी सोसाइटी में रहता हूं, मेरे जैसे लाइक माइंडेड जो है 10 लोग भी अगर मुझे मिल गए और मैंने बोला कि चलो हर एक हम 100 रुपए निकालेंगे, 10 लोगों से जो भी पैसा जमा होगा, इसके साथ एक इसको बोलेंगे हम भाई तू ये धंधा कर ले, कोई भी एक बिजनेस, तो ये छोटा छोटा बिजनेस कर ले। बहुत सारे बिजनेस है मेरे पास जो आप आपके सोसाइटी के थ्रू कर सकते हैं। आपके पास घर में बहुत सारी साड़ियां पड़ी होती है सर। हाँ, आपके मैडम के पास में बहुत सारी साड़ियां पड़ी होती है जो किसी ने दिया है। वो ना बहुत ज्यादा अच्छी होती है ना बहुत ज्यादा गंदी होती है, लेकिन लेडीज का मन ऐसा होता है कि वो फेंक भी नहीं सकते और वो खुद पहनती भी नहीं है। वो रखी होती है, यार मैं किसी को चला लूंगी, किसी को गिफ्ट दे दूंगी। तो ना हर एक के घर में ना 10 20 25 30 साड़ी ऐसी होती है लेडीज के पास में, जो खुद नहीं पहनती, दूसरों को भी नहीं देते। पड़ी है, वो लगता है यार कभी दे दे। मेरी माँ है ऐसी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तो दे देंगे किसी को, यार रहने दे। तो ऐसी साड़ी किसी एक लेडी आपको भीख मांगते मांगते दिख रही है और आप उसको 5 रुपए 10 रुपए, कभी रोटी कभी ये दे रही है, तो आपके घर में जो ना 10 20 साड़ी है जो है ना, वो दे दो उसको। उसको बोलने हैं झोपड़पट्टी में जाके तू बेच दे, तेरे को जो 50 रुपए 10 रुपए 20 रुपए जितने में चाहिए तेरे को बेच दे, पैसा तू ही ले ले। उस पैसे से वापस ना XYZ जगह पे वापस ऐसी पुरानी साड़ियां मिलती है, वहां से वो तो धंधा चालू कर दे। तो वो जब ऐसे बेचती है ना साड़ी झोपड़पट्टी में, अच्छे अच्छे साड़ी 20 25 50 रुपए को जब मिलती है ना, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। 10 रुपए का साड़ी भी बेचे तो उसका फायदा ही है वो। लेकिन ना उसको घंटे 2 घंटे में ना 500 1000 रुपए मिल जाते हैं। तब वो ना एक अलग ही होता है, यार मैं दिन भर मांगती हूँ, लोग गालियां देते हैं और फिर मुझे 300 400 मिलते हैं, इसमें तो अच्छा पैसा है मेरा। तो वो एक इम्पैक्ट आ जाता है। कोई अंधा बंदा है, किसी के पैर नहीं है, हमारे घर में ना एक कभी कभी ये होता है, वेइंग स्केल होता है सर। यार मेरा वजन बहुत बड़ा है तो एक वेइंग स्केल हम लाते हैं, सेल डालते हैं, पहले 8 10 दिन 15 20 दिन, महीना 2 महीना वेट चेक करते हैं, फिर हमारा भी टेम्पो चला जाता है, वो उसका सेल खत्म हो जाता है, वो पड़ा रहता है, उसको कोई देखता नहीं है। आप किसी अंधे बंदे को जिसके पैर नहीं है, वो आपका वेइंग स्केल दे दो, उसके अंदर सेल डालो, उसको दे दो, वो बैठेगा वजन करते। आप पुणे में अगर आप घूमेंगे तो बहुत सारे लोग मेरे ऐसे हैं जो जिनको दिखता नहीं है, जिनके पैर नहीं है, लोग आते हैं वजन करते 5-10 रुपए देके चले जाते हैं। तो ये चीजें आप भी कर सकते हैं। आपके घर में अगर आप झांक के देखोगे तो कम से कम 5 चीजें आपके घर में खुद को आपको ऐसी मिलेंगी जो मैंने आज तक अभी तक यूज नहीं किया। वो कभी किया थी, कभी यूज किया था, आज तो मैं नहीं यूज करूंगा, इसके बाद नहीं मालूम मैं करूंगा कि नहीं। ऐसे 5 चीजें तो आपको मिलेंगी। ये चीजें किसी का बिजनेस बन सकती है। तो किसी को 5 और 2 रुपए 10 रुपए देके पुण्य कमाने के चक्कर में मत पड़िए। पुण्य इतना सस्ता नहीं होता सर। करेक्ट। पुण्य इतना है, लोगों को लगता है मैं यार ये सब भगवान देख रहा है मुझे, भगवान के सामने, मंदिर के सामने, गुरुद्वारा मस्जिद के सामने मैं किसी को 10 रुपए दूंगा, भगवान देखेगा और मेरे अकाउंट में पुण्य जमा हो जाएगा। तो ऐसा अकाउंट में पुण्य कभी जमा नहीं होता सर। हम जो बैंक में अकाउंट, उसका अकाउंट स्टेटमेंट होता है, लेकिन इस चीज का अकाउंट स्टेटमेंट कहीं दिखता नहीं है। लेकिन वो खुद की एक आत्म शांति के लिए होता है कि इसको मैंने दे दिया, वो भगवान ने देखा है। जनरली ना जो भीख देते हैं ना लोग, वो भगवान मतलब रिलीजियस स्पॉट्स के सामने ही देते हैं। भगवान देख रहे यार, ये ऐसा लिटरली मैंने ऐसे लोग देखे हैं सर। ये ऐसा मंदिर खोला है और ऐसे ऐसे देते हैं सर लोग। उसको लगता है भगवान, यार भगवान उसमें मंदिर में है क्या, फिर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो आप भगवान को मानते भी हो और ये भी बोलते कि सिर्फ मंदिर में है भगवान, तो फिर यहाँ पे नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, उसमें नहीं है भगवान। तो आप ऐसे उसको देख के दे रहे हो
मतलब भगवान सिर्फ उस मूर्ति में है, आप में नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं है। तो ये चीज है। तो पुण्य, ये बात जो पुण्य की है वो अपना खुद का अकाउंट बढ़ाने की बात होती है, बाकी कुछ नहीं होता। तो अगर सच में आपको कुछ अकाउंट सच में बढ़ाना है आपका, तो आप मदद करिए। भीख और मदद में डिफरेंस है। दृष्टिकोण का फर्क है सर। हमारे स्कूल में ना, मैं मराठी का बच्चा हूँ, मराठी भाषा मराठी स्कूल का मैं बच्चा हूँ। हमारे स्कूल में ना सर, काटकोण सिखाते हैं, त्रिकोण सिखाते हैं, लघुकोण सिखाते हैं, चौकोन सिखाते हैं, षटकोण सिखाते हैं, हर कोण आपको सिखाते हैं, लेकिन कभी ना दृष्टिकोण नहीं सिखाते। नाइस वे ऑफ पुटिंग इट, बढ़िया। दृष्टिकोण नहीं सिखाते। भीख किसी को ढकेलना है, मदद किसी को उठाना है। बस ये दृष्टिकोण का फर्क है। आप कोई भी चीज ऐसे ना करे वो खड्डे में गिर जाए, आप हर चीज ऐसी करे जो खड्डे से बाहर आए। बस दृष्टिकोण बदलना है हमें, एटीट्यूड बदलना है हमारा, करेक्ट, नजरिया बदलना है हमारा, रवैया बदलना है। दैट्स इट। करेक्ट। आई थिंक बहुत ही वंडरफुल वर्ड्स थे आपके कि भीख जो है किसी को यस, तो आपने जो मुझे पूछा Yes. सर कि मुझे किस तरह से मदद करे, तो मुझे इस तरह से मदद करे कि आप भीख देना बंद करें। आप भीख देना बंद करें। अगर किसी ने भीख देना सर बंद किया ना सर, तो मैंने जो बताया 1:10, ये 10 लोग जो है ना, ये अपने आप घर में चले जाएंगे, बचेंगे सिर्फ इतने ही। इतनों के लिए मैं या गवर्नमेंट या और हमारे जैसी कुछ संस्था है, वो फोकस्ड रहेंगे यार, इतना करना है, बेटर कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। करेक्ट। तो हमारा फोकस्ड हो जाएगा और ये अपने आप डिलीट हो जाएंगे। अगर लोगों ने भीख देना बंद किया तो भीख नहीं देना, ये मेरे लिए डायरेक्ट डोनेशन है। यही डोनेशन मेरे लिए बहुत ज्यादा काफी है। बस आप उतना करिए, भीख देना बंद करिए। परफेक्ट, परफेक्ट। तो इसी पे मैं एंड करूंगा कि Yes, भीख sir. नहीं, लेकिन मदद पे ध्यान देना है। एंड आई थिंक वंडरफुल जो आपने जो ये किया। बट एट दिस मोमेंट मैं कहना चाहूंगा थैंक यू सो मच डॉक्टर सुनावने साहब कि आप इतना टाइम निकाल के आप यहाँ पे आए हो और आपकी पूरी लाइफ, आपकी इतनी नोबल कॉज और ये सब के बारे में आप शेयर किए हो। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। उफ, ये वाला जो एपिसोड था ये तो बहुत हैवी था। रियली लोग क्या एक्सटेंट तक जाते हैं सोशल वर्क करने के लिए, आई थिंक आज हमें समझ में आ गया। रियली हैट्स ऑफ टू डॉक्टर अभिजीत सोनावने, हैट्स ऑफ इवन टू डॉक्टर मनीषा सोनावने जो इनकी वाइफ है, जो इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किए। एंड रियली आई मस्ट अप्रिशिएट द वर्क दैट बोथ ऑफ देम आर डूइंग। समाज के लिए है, सारे बेगर्स के लिए है। एंड आई रियली विश कि करंट गवर्नमेंट जो है ये देख रहा है, बिकॉज करंट गवर्नमेंट बहुत सारे पद्मा अवार्ड्स और ये सारे जो सिविलियन अवार्ड्स जो दे रहे हैं, आई रियली फील फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट that this man deserves such an award. I hope you guys have enjoyed this episode, learned something from this episode. और episodes देखने के लिए please follow, like, subscribe, share और please comments में लिखिए कि आपको next कौन सा guest आपको देखना है, सुनना है और उनकी जिंदगी जीना है. Thank you so very much. Keep watching Detox with Dr. Kapil.